चलो चेक। चलो बताओ भैया, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? बहुत शानदार जानदार बात पढ़ी थी, मजे आ गया था सर पिछले लेक्चर में। तो क्या पढ़ा था सर? ठीक है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का सेक्शन बोल दो। अच्छा, पहले पुराने जमाने पहले शादी होती थी, पहले व्यापार होता था, पहले शादी होती थी ना, तो इसलिए, और शादी में से स्पेशल होती है, तुम्हारी भी स्पेशल ही होगी है ना, मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनूंगी मैं, है ना। तो भैया वो क्या होगा सर? रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26। ठीक है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या था सर? 27। 25 कौन सा सेक्शन था? चलो शुक्र है, मुझे लगा बेइज्जती हो जाएगी, है ना। राइट, तो थोड़ा दूर का सेक्शन था, पर 25 कौन सा था? कंसिडरेशन, है ना। राइट, तो भैया सिंपल सी बात है, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज पढ़ा, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पढ़ा। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज तो बहुत आसान है, किसी को शादी करने से रोकोगे तो क्या होगा सर? वॉइड होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को ट्रेड करने से रोकना वॉइड है। किस आर्टिकल में लिखा है? 19 ब्रैकेट में 9। तो भैया लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन पड़े। एक्सेप्शन क्या थे सर? गुडविल वाले केस में, पार्टनरशिप वाले केस में। हाँ, तो बस जो एक्सेप्शन थे वो वही थे जो हमारा कई बार जीपीएस वाली आंटी है ना, गूगल आंटी, तो गूगल आंटी भटका देती है। गूगल आंटी क्या बोल देती है? जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। लो भैया, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई, जीपीएस सिग्नल आंटी ने उसे एक नदी में कुदा दिया, है ना, हुई थी ना। राइट, तो बेचारा गूगल आंटी के थ्रू जा रहा था, गूगल आंटी ने उसे कहां कुदा दिया? नदी में। तो उसकी गाड़ी कहां है? नदी में। तो जीपीएस सिग्नल क्या हो गया सर? लॉस्ट हो गया। तो जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो गया, जी से क्या बनेगा सर? बहुत बढ़िया बात सर, गुडविल, विराट कोहली वाला एग्जांपल याद आ गया। ये हम पी से क्या बनेगा सर? हाँ, पी से पार्टनरशिप के वो 4 केसेस जिसमें आप विद इन द लिमिट और विद इन द टाइम 6 महीने, 1 साल, 2 साल क्या कर सकते हो? रेस्ट्रेन कर सकते हो, वो वैलिड होगा। एस से क्या बना था सर? सोल, एक अकेला मोहब्बत वाला केस, विवाह वाला केस, है ना। राइट, एक से ही आपने मोहब्बत की है तो बस फिर आप किसी और के पास नहीं जा सकते। एस से क्या बनेगा सर? सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट ही एक ऐसा एग्रीमेंट है जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द होने वाला है। और वो याद रखना, सीए वाला केस और डॉक्टर वाला केस, एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। ठीक है, अगर भैया आपके जो सीए सर हैं वो आपको बोलते भैया तू छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे तेरी बिग 4 में लग जाए, चाहे टॉप इंडिया में टॉप में लग जाए, इंटरनेशनल लेवल पे चला जाओ ट्रेनिंग करने, लेकिन तुझे जाने नहीं दूंगा मैं, तो रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते? रोक सकते। उनका रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होगा? क्योंकि तुमने उनके अंडर क्या किया है? साइन करा है बॉन्ड, तो भैया वैलिड है। और लॉस्ट के एल से क्या बनेगा सर? हाँ, ट्रेड कॉम्बिनेशन का लोकल, है ना, तो एल से बनाएंगे हम लोकल ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन क्या था सर? आइसक्रीम वाला, फ्रेजर, SW फ्रेजर वाला जो केस था ना, आइसक्रीम वाला, तो तुम्हें केस बताया था आइसक्रीम। राइट, हाँ, बॉम्बे वाले आइसक्रीम वाला केस। मजेदार बात यह है, ये पांचों के पांचों पॉइंट हमें क्या बताते हैं? रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड अगर आप कह रहे हैं तो हम उसे क्या मानेंगे सर? वैलिड मानेंगे। यानी सेक्शन 27 के अंदर इसका एक्सेप्शन है, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड। आप किसी को बिजनेस करने से क्या कर सकते हो सर? रोक सकते हो। रोक सकते हो तो रोक लो, आप रोक सकते हो, किसमें रोक सकते हो? जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। जीपीएस सिग्नल लॉस्ट में आप लोगों को रोक सकते हो। याद रखिए बात, थ्योरी में क्वेश्चन आएगा, बहुत काम आएगा तुम्हारा सीक्रेट कोड। ये कोड तुम्हारे बहुत काम आएगा कि भैया किसी को बिजनेस करने से रोक सकते हैं, अगर नहीं रोक सकते तो उसके लिए क्या बोलना है? जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। तो भैया बस जीपीएस सिग्नल लॉस्ट को आपकी हेडिंग लिखेंगे, अंदर केस और डिफाइन करेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे सर। ठीक है, राइट। आज की कार्रवाई क्या है सर? आज की दलील, आज के मुद्दे। हाँ सर, आज का मुद्दा है रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि मुद्दा वही है, रेस्ट्रेन मतलब रोकना। क्या आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग यानी आप किसी को केस करने से रोक सकते हो क्या? बताओ मुन्ना। सर ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या किसी को केस करने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। फिर कानूनी क्यों पढ़ रहे हो अगर आप किसी को केस करने से रोक दो तो? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? राइट, यानी कि सेक्शन 28 से कहता है आप किसी को केस करने से नहीं रोक सकते, ना डरा धमकाकर, ना पैसे देकर, ये ले पैसे पकड़ ले। ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी को केस करने से रोकना बिल्कुल किसके बराबर होगा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जैसा होगा। राइट, कि भैया कोई बंदा केस करने जा रहा, आप गवाह खरीद रहे हो, है ना। राइट, आप किसी को पैसे दे रहे हो या आप किसी को डरा धमका रहे हो, तो ये बात स्पेसिफिकली है ना, सेक्शन 28 बना के लिख दी गई। हालांकि ये बात हमने कहां पढ़ ली थी? ठीक है, 23 में पढ़ ली थी हमने ये बात, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली 28 सेक्शन कहता है कि अगर आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकते हो
तो वो वॉइड होगा, ठीक है ना, राइट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, यानी किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने के रोकने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो सर, एनफोर्सिबिलिटी को क्या कर रहे हो सर, एनफोर्सिबिलिटी पे रोक लगा रहे हो। रानी को मना कर दोगे क्या, रानी कूटेगी तुम्हें पकड़ पकड़ के, रानी कह रही है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, और आप कह रहे हो कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर पाओगे, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कहां बना, फिर कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है मुन्ना मुन्नी, क्या समझ में आ रही है बात, बोलो। कि रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग मतलब आप किसी को चीजों को एनफोर्स करने से नहीं रोक सकते, ठीक है ना, ये रही बात। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो कि कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जाएगी, जैसे मैंने तुमसे एग्रीमेंट कर लिया मान लो, है ना भैया, मैंने तुमसे पढ़ाने का एग्रीमेंट किया, हमने एक बात पे एग्री कर लिया, अगर मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया तो तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं करोगे, और तुमने क्या लिख दिया, अगर हमने पढ़ाई नहीं करी, बोलो, नहीं पढ़ाई नहीं करी, हमने फीस नहीं दी, पढ़ाई तो तुम कर ही नहीं रहे, वो तो मुझे पता है इसमें मुझे कोई शक नहीं है, तो तुमने एग्रीमेंट में क्या लिखा, अगर हमने सर इंस्टॉलमेंट की, जो बच्चे कह रहे हैं हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, अगर हमने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो आप मेरे ऊपर केस मत करना। अभी बताओ, तो फिर उस पर्चे का फायदा क्या है, बढ़िया हवा चल रही है, बार हेलीकॉप्टर बना के उड़ा दो, नहीं उड़ा दो, तो जैसे हमने बोला हेलीकॉप्टर बनाना था ना बचपन में, तो हेलीकॉप्टर बनाओ उड़ा दो। यानी कि अगर मैंने धोखा दिया तो तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, और तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं कर सकता। ऐसा एग्रीमेंट करना किससे ऊपर निकल गया, कानून से ऊपर नहीं निकल गया। और कानून क्या कहता है कि भैया, सलमान खान का गाना है ना, ग्रुप में भेज देंगे ना, कानून से ऊपर, तो तुम कानून से ऊपर किसी भी तरीके से नहीं निकल सकते। तुम तो कानून से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा, तुम मेरे ऊपर केस मत करना, हम ये एग्रीमेंट में लिख देते हैं। ऐसा एग्रीमेंट जो कानून से ऊपर निकल जाए वो क्या होगा सर, है कि नहीं बात। हम तो भैया कानून के सामने बच्चे हैं, कानून से ऊपर निकल गए तो पिताजी से ऊपर थोड़ी निकल जाओगे। कानून कह रहा है अगर किसी ने धोखा दिया तो तुम्हारा राइट है क्या करना सर, केस करना, और तुम कह रहे हो कि हम अपने राइट को खत्म कर रहे हैं, हम खुद लिख के खत्म कर रहे हैं। तो क्या ऐसा एग्रीमेंट जो आपके अधिकार को खत्म कर दे, जज साहब ने क्या बोला, ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा सर, वॉइड होगा। कि भैया मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया तुम मेरे ऊपर केस मत करना, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख दिया कि सर मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा, हम धोखा दो, फिर तुम क्या करेंगे सर, फिर हम क्या खेला करेंगे, हाँ फिर हम धोखा धोखा खेला करेंगे। फिर कौन किसे पहले धोखा देगा, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। ये एग्री है, तुम्हारी सोच ही खराब है कि तुम किसी के ऊपर केस नहीं करोगे, कानून से ऊपर निकल जाओगे। बात समझ में आ गई ना बात, बोलो समझ गए, राइट। यानी कि इसका और डिटेल मीनिंग क्या हुआ, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या वर्ड डाल दिया, नो एक्शन शुड बी बॉट ऑन द केस ऑफ ब्रीच। ब्रीच मतलब धोखा, ब्रीच का मतलब क्या होता है, धोखा। हम कोई भी केस नहीं करेंगे अगर जो भी पर्सन धोखा देगा, मैंने धोखा दिया पढ़ाने में, तुम मेरे ऊपर केस नहीं करोगे, तुमने धोखा दिया पेमेंट करने में, मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा, हम एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगे। और ये बात हम एग्रीमेंट में लिख रहे हैं। तो जज साहब ने क्या बोला, सच क्लॉज, ऐसी बातें वॉइड कहलाई जाएंगी, राइट। क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप दोनों पार्टी का अधिकार छीन रहे हैं कोर्ट में जाने का। तो भैया कोर्ट में ना आपको पहले अधिकार, बिना लॉ पढ़े भी लोगों को पता है क्या कि लड़ाई होगी तो कहां जाना है, कोर्ट में जाना है ना। अक्षय कुमार ने बता दिया हमें कि आज भी दो लोगों के बीच में विवाद होता है तो दो लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो ये तो कोई अनपढ़ व्यक्ति होगा ना, वही बता देगा कि भैया हमें एक अधिकार तो बचपन से मिला है, क्या लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मारपिटाई नहीं करनी, क्या करना है, सर फोड़ देना उसका, है ना, नहीं क्या करना है, केस करना है। तो ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये बात तो अधिकार हमने किससे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया तो लॉ में लिख दी बात, तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान से ऊपर थोड़ी निकल जाओगे। बात समझ में आ गई, राइट। तो 29 ये कहता, 28 सेक्शन 28 बोलता है ऐसी बातें लिखना ही क्या है सर, पाप के बराबर है। पाप नहीं है तो पाप का बाप है ये, तो है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, आपको पता भी ना हो तो भी आप एक आम आदमी भी जान लेगा, सेक्शन 28 के हिसाब से आप किसी को केस करने से नहीं रोक सकते। इवन ये बात लिख भी दो तो भी हम केस करने से नहीं रोक सकते, ये लिखी बात। अब 28 की डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट विच रेस्ट्रेन द लीगल प्रोसीडिंग बाय द वन विच एनी पार्टी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट। कोई भी पार्टी को अगर रोक दिया जाता है कि वो अपना राइट यूज नहीं करेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज नेचर ऑफ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम वॉइड कहलाए जाएंगे। तो भैया नो योर राइट, ये तो आपका राइट है, आपके राइट को हम लिख देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर थोड़ी निकल जाएंगे। भाई हमारा जमते जमते बात, मोदी जमते जमते बात, बच्चों वाली बात थी, जमते सर तुच्छी बात थी ये। लेकिन मुद्दे की बात क्या है ना, सुनना ध्यान से, मुद्दे की बात क्या है। इसके दो एक्सेप्शन है, क्या है सर, इसके दो एक्सेप्शन है।
कि आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक सकते हो तो वैलिड होगा। अजीब सी बात है, पूरी दादा ये गलत किया। अभी तो कह रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग करने से नहीं रोक सकते, अगर रोकोगे तो वॉइड होगा, बिल्कुल जमती है बात, किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। अब कह रहे हैं किसी को कोर्ट जाने से रोक लो और हम क्या मानेंगे? वैलिड मानेंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा सर इस केस में होगा, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार चीज लेके आऊं तुम्हारे लिए आज, झट से समझ में आ जाएगी बात तुम्हें। Where the disputing parties agree to appoint an impartial arbitrator based on his expertise and reputation to decide a commercial dispute by means of a final and binding award. The arbitrator not only resolves the dispute, but he also makes a binding decision. Arbitration is chosen by the parties because it offers the following benefits over local state courts. First, the parties are free to select the place of the arbitration. Second, the arbitrator is neutral, independent and impartial party, which means an unbiased dispute resolution. Third, the proceedings are conducted in private and confidential manner. Furthermore, the arbitration award is final, with no right of appeal, which saves the parties time and money when compared to court's lengthy appellate proceedings. नहीं समझ में आई बात? थोड़ी बार अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत रहती है यार, मजा नहीं आता अंग्रेजी में, है ना? हाँ, फीलिंग नहीं आई। हिंदी की फील दिलाऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हें हिंदी की भी दिलाऊंगा। ये जो बोल रहे हैं ना अंकल जी, ये बोल रहे हैं कि भाई एक तरीका है दो लोगों की लड़ाई को सॉल्व करने का, वो है आर्बिट्रेशन। जैसे बोले आर्बिट्रेशन अवार्ड इज, है ना, जिससे क्या होता है, पार्टीज का टाइम और पैसा, लेंथी प्रोसीडिंग बचती है आर्बिट्रेशन से। अब ये तो आपस में लड़ रहे हैं, याद आ गई बात, ये तो आपस में लड़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं या तो कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले गए तो कोर्ट कछुए की चाल से चलेगा। हमारे इंडिया में नहीं, अंग्रेजों के अभी कछुए, इंग्लैंड में कछुए की चाल से चल रहा है, लेकिन हमारे बहुत ज्यादा कछुए की चाल चल रहा है। हमारा बूढ़ा कछुआ है, इनके यहाँ जवान कछुआ है कि नहीं बात? तो हमारे तो कई सालों साल तक चलेगा। अब इंडिया में तो कहावत जो मैं तुम्हें बता चुका हूं, है ना, दादा केस करते हैं पोता बरतता है ना, वो वाली कहानी है। दद्दू को पता ही नहीं ऊपर जाने के बाद केस का क्या हुआ, ठीक है, पोते दर पोते खिंचता रहता है वो केस, खासकर सिविल प्रोसीडिंग में तो, ठीक है, डिस्प्यूट। अब इतनी लंबी प्रोसीडिंग जो दादा केस करेंगे तो पोते के पोते भी कोर्ट में जाते रहेंगे, आज डेट आई, आज हियरिंग, वकील पैसे खाए जा रहा है, कोर्ट की फीस जा रही है, इतनी लेंथी प्रोसीडिंग है। आपको पता है कि भैया 10 20 50 साल तो कुछ होना नहीं इस केस का, डिस्प्यूट चल रहा है। तो एक नया इंडिया में, यूपी की भाषा में बोले तो जुगाड़, है ना, और अंग्रेजों की भाषा में बोले तो आर्बिट्रेशन, एक नया आर्बिट्रेशन का क्या निकाला, कॉन्सेप्ट निकाला। उन्होंने बोला कि भाई एक बंदे को चुन लेना, एक बंदे को चुन लेना, वो होगा ये, है ना, तुम दोनों लड़ाई तो वो ये बंदा होगा तलवार लेने वाला, वो कह रहा तुम्हारी लड़ाई को मैं खत्म करूंगा, छींक रहे हैं दोनों, है ना, राइट, तुम्हारी लड़ाई को मैं खत्म करूंगा और तुम पहले बता दो कि क्या तुम्हें ये आर्बिट्रेटर चाहिए, दूसरा आर्बिट्रेटर चाहिए। आर्बिट्रेटर तुम अपने हिसाब से क्या कर सकते हो सर, चुन सकते हो। यानी आर्बिट्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हिंदी भाषा में पता क्या बोलते हैं, जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, कोर्ट के बाहर समझौता। इसे इंग्लिश भाषा में क्या बोल देते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। हाँ, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो कंपाउंडेबल ऑफेंस में हमने सीखा था, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जज क्या करता है, कानून क्या करता है सर, वैलिड मानता है, अलाउ करता है। अब इंडिया में वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कौन करता है, सुनना ध्यान से। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में जो जज होगा, वो जज एक तरीके से, चाहे वो वैसे जज ना हो, पढ़ वैसे कि भाई क्या कहते हैं, पढ़ लिख के एलएलबी भी प्रैक्टिस, लेकिन वो कोई महान हस्ती भी हो सकती है, या कोई सिविल प्रोसीडिंग के बड़े बड़े कुछ लोग भी हो सकते हैं। हमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में आर्बिट्रेशन लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जज ये बोल देता है कि जिस आर्बिट्रेटर के पास जाओगे उसका फैसला क्या होगा, वैलिड होगा, उसे जज मान लेना, उसका फैसला ही क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और जो वो कहेगा वो किसके बराबर होंगे, वो कोर्ट के शब्द के बराबर होंगे। तो फायदा क्या हुआ बताओ इससे, आर्बिट्रेशन से टाइम बचा, पैसा बचा, और जो आर्बिट्रेटर होगा वो आपका केस जल्दी सॉल्व कर देगा। तो आपको उसे जज के बराबर का दर्जा देना है, और उसका जो फैसला होगा वो लीगली क्या होगा, वैलिड होगा। हमारे देश में आर्बिट्रेटर पता है कौन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, डिस्प्यूट पार्टी 1, ठीक है, आंटी जी डिस्प्यूटेड पार्टी, जिनको लॉकअप में बंद कर दिया गया। जनाना समझते हो, जनाना मतलब लेडी, बच्चन साहब क्या हो गए, बस बच्चन साहब बोले कह दिया तो बस कह दिया, आज के बाद तुम जेल जाओगे, ये रात वापस जाएगी, कह दिया तो बस कह दिया। अब कह दिया तो बस कह दिया, आर्बिट्रेटर ही है, कभी खुशी कभी गम में भी थे। वैसे क्या लिखा है भैया, आर्बिट्रेटर का डिसीजन क्या होगा सर, फाइनल होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चन साहब कौन हो गए, अरे भैया भाई बहन हम तो आर्बिट्रेटर हैं, केबीसी में फाइनल हमारा डिसीजन होता है, है नहीं बात। तो बताओ भैया आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन लेगा वो क्या होगा सर, हो गया खेल खत्म। तो गांव के कुछ इस तरह के लोग, या जैसे सूर्यवंशम में कौन थे बच्चन साहब, सरपंच हो गए, या कोई पढ़े लिखे हो गए, या मतलब कभी उन्होंने बहुत बड़े वकील रहे हो, तो कुछ इस तरह के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं सर, आर्बिट्रेटर का काम कर सकते हैं। लेकिन कौन आर्बिट्रेटर बन सकता है, आप और मैं कैसे आर्बिट्रेटर बन सकते हैं, हमें आर्बिट्रेटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या गुडविल चाहिए, ये हमें आर्बिट्रेशन एक्ट में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो क्या अपन लोगों के कोर्स में आर्बिट्रेशन है क्या, नहीं, तो हमसे कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। अब अपन लोगों से क्या सवाल पूछा जाना है कि आर्बिट्रेशन के केस अगर है और आप किसी आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं तो आर्बिट्रेटर का डिसीजन क्या होगा सर, फाइनल होगा। आर्बिट्रेटर का डिसीजन क्या होगा सर, फाइनल होगा। तो आर्बिट्रेशन क्या होगा सर, वैलिड होगा। अब हाँ, यानी कि अब अपने मुद्दे पे आते हैं, इतनी बात समझ में आ गई भैया, अपने मुद्दे पे आते हैं। अपने मुद्दे का एक्सेप्शन क्या है, देयर आर 2 एक्सेप्शंस। क्या है भैया, देयर आर 2 एक्सेप्शंस, राइट। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या होगा सर, एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहे हो, और आप लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहे हो कि भाई लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट में मत जा, कहां चल, बच्चन साहब के पास चल, है कि नहीं बात। देयर आर 2 एक्सेप्शन ऑफ द अबव रूल कि वी आर नॉट, या मैं तुम्हें रोक रहा हूं कोर्ट में जाने से, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कोर्ट में मत जा, हम कहां चलेंगे, तो जज साहब ने कहा अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे, आप इसे बोलोगे ना, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, हम क्या बोलेंगे, लीगल प्रोसीडिंग, रेस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स द आर्बिट्रेशन इज वैलिड। पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्या आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक सकते हो, नहीं, लेकिन 2 केस में रोक सकते हैं। कब, अगर 2 लोग कहते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, डिस्प्यूट विच मे अराइज, अगर हमारा डिस्प्यूट अराइज हुआ, मैं तुमसे अभी कॉन्टेक्ट कर रहा हूं, अभी तुमसे मैं अभी कॉन्टेक्ट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया अगर तुम्हारा कभी मेरा डिस्प्यूट होगा ना तो नोएडा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्या कर लेते हैं, आर्बिट्रेटर चुन लेते हैं, है ना, राइट। अब हम एक आर्बिट्रेटर चुन लेंगे अपने शहर का, हम कहेंगे जो ये सर बोल देंगे उनकी हम बात मान लेंगे, लेकिन हमारा क्या डिस्प्यूट अभी तक कोई अराइज हुआ, अभी तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना। तो हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा, डिस्प्यूट विच मे अराइज। अच्छा, किसी बंदे का डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, जैसे मैंने ये वाली मूवी दिखाई तुम्हें कि आपने एक लेडी को बिना लेडी कांस्टेबल के आपने पुलिस स्टेशन बंद कर दिया, 24 घंटे से ज्यादा आप उसे रख नहीं सकते, फिर भी आपने रखा। अब इसमें गलती किसकी है सर, पुलिस स्टेशन की और उस बंदे की है। जो डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, हम कह रहे हैं जो ऑलरेडी अराइज, क्या लिखा है सर, ऑलरेडी अराइज, जो ऑलरेडी अराइज हो चुका है हम उससे भी खा ले जा सकते हैं सर। आर्बिट्रेटर को क्या कर सकते हैं सर, रेफर कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर क्या कर सकते हैं सर, रेफर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या, ऑलरेडी अराइजन और विच में अराइज। जो डिस्प्यूट हो चुका है उसे आप आर्बिट्रेटर पे ले जाओ, जो डिस्प्यूट नहीं हुआ है, जो फ्यूचर में हो सकता है, उसे भी आप आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हो। तो आप इसे, ये जज साहब ने बोला, आप इसे ये नहीं कहोगे दिस इज रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। भाई रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग क्या है, मियां बीवी राजी, कोर्ट काजी हो गए भैया, मियां बीवी राजी क्या करेगा, जब तुम दोनों राजी हो तो कोर्ट में मत जाओ, कहां चले जाओ, बच्चन साहब के पास चले जाओ, आर्बिट्रेटर के पास चले जाओ, उसका जो डिसीजन होगा, फाइनल होगा, वो इक्वल टू क्या माना जाएगा, इक्वल टू जज माना जाएगा एज पर सेक्शन 28। 26 कौन सा था, 27 कौन सा था, 28 कौन सा हुआ। तीनों की खास बात क्या, तीनों रेस्ट्रेन है, तीनों क्या है, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तीनों रेस्ट्रेन की बात करते हैं। बात समझ में, तीनों किसकी बात करते हैं, रेस्ट्रेन की बात करते हैं। अगला जो बचपन की यादें ताजा कर देगा सर, अगला जो बचपन की यादें क्या कर देगा सर, हाँ ताजा कर देगा। याद आ गई, अनसर्टेन एग्रीमेंट सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था कि भैया आपके एग्रीमेंट्स, आपके जो लीगल रूल, आपके जो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या लिखी थी बात, कि आपके जो बातें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एग्रीमेंट में क्लॉजेस सर्टेन होनी चाहिए। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, नॉट हैविंग श्योर नॉलेज, जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती। याद बताओ कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें, ऑयल वाला सर, कौन सा ऑयल बेचे, हाँ मेडिकल स्टोर। अब ये जाके कह रहा भैया कोई भी दवाई दे दो, आज दवाई, बहुत दिन से दवाई नहीं खाई सर, मजा नहीं आ रहा, बहुत कई बच्चों को लगता है बहुत दिन से दवाई नहीं खाई, मजा नहीं आ रहा, कोई भी दवाई दे दो आज, एक गोली तो सटकनी बनती है।
ठीक है, तो मेडिकल स्टोर वाला कह रहा है भाई सर की दर्द की गोली दे दूं, पेट दर्द की दे दूं, दिमाग में दर्द हो तो घुटने की गोली दे दूं, है कि नहीं बात, राइट, घुटनों में दिमाग में दर्द हो रहा है तेरे, हाँ यानी घुटने की गोली देनी पड़ेगी। तो भैया कौन सी दवाई, अब तुम कह रहे हो कोई भी दे दो, कोई भी, चल मीठी वाली दे दे। अबे मीठी वाली दे दे क्या मतलब है, अनसर्टेन हो गया। घर पे जाके मम्मी से क्या बोलते हैं, मम्मी कुछ अच्छा बना दो, वो कुछ क्या है, शाही टिंडे, है कि नहीं बात, तो वो भी क्या है सर, अनसर्टेन हो गया। लेकिन ऐसी दोनों बातें तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताई थी, लीगली कुछ ऐसा हुआ। ऑयल वाला एग्जांपल सदियों पुराना है, एक बंदा तेल की दुकान पे जाके क्या कह रहा है, 100 टन ऑफ ऑयल दे दे, ये नहीं बता रहा कौन सा, और अगर डीलर वो मल्टीपल ऑयल में डील कर रहा है, अब वो जो दुकानदार है वो केरोसिन ऑयल भी बेच रहा है, वो मस्टर्ड ऑयल भी बेच रहा है, वो रिफाइंड ऑयल भी बेच रहा है, तुम कह रहे हो भैया कोई भी ऑयल दे दे, मिट्टी के तेल दे दो, पकौड़े बनाएगा। तुमने कभी खाए मिट्टी के तेल के पकौड़े? नहीं मैंने भी नहीं खाया, पता लगा पेट में धमाके होने से पहले रसोई में धमाके हो गए, है कि नहीं बात। तो भैया तुम बताओ ना उसे कौन सा ऑयल चाहिए। अच्छा तुम कह रहे हो पकौड़े बनाने हैं, यार पकौड़े बनाने के लिए तो सरसों के तेल में भी बन जाते हैं और रिफाइंड ऑयल में भी बन जाते हैं, तो भी आप कंफ्यूज कर रहे हो ना सामने वाले को, है कि नहीं बात, राइट। तो जज साहब ने बोला what kind of oil was intended, एग्रीमेंट वॉइड होगा बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, एग्रीमेंट वॉइड होगा बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। ऐसी सर एक बार बताओ, ऐसी एक और अनसर्टेनिटी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, वही सेम एग्जांपल रिपीट है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं मैं अब लॉ पढ़ाने की फीस लूंगा या तो 10,000 या 8,000, है ना। अब तुम तो क्या बोल दोगे, हाँ तुम तो 8,000 बोल दोगे, ठीक है, फिर झगड़ा होगा, मैंने तो 10 भी कहा था मैंने, है कि नहीं बात, इंस्टॉलमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो जज साहब ने कहा किसी को 2 पैसे बताना, 2 पैसे मतलब 2 अमाउंट बताना, है ना, 100 या 7,000, ये भी क्या होगा, ये भी वर्ड होगा कि सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि मुझे पैसा देना कितना है, बात समझ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो डीलर, अब सुनना इसका एक्सेप्शन क्या बना, तुम जिस तेल की दुकान पे गए वो डीलर सिर्फ एक ही ऑयल में डील करता था, कोकोनट, नारियल के तेल में, सर पे भी लगाओ और खाना भी पकाओ, नारियल के तेल में, नारियल के तेल में वो क्या कर रहा है, सिर्फ डीलिंग करता है नारियल के तेल में। अब उसकी दुकान पे जाके कह रहा है 100 लीटर तेल दे दे, तो कौन सा देगा, नारियल वाला तो देगा, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट ही कौन सा है। तो क्या ये सर्टेन है, अनसर्टेन है, अब अनसर्टेन नहीं कह सकते, नाउ दिस एग्रीमेंट इज सर्टेन। जज साहब कह रहे हैं तेरे पास तेल ही है तो अनसर्टेन की क्या बात हो गई, है कि नहीं बात, राइट। तो क्या होगा, सच एग्रीमेंट वैलिड होगा बिकॉज देयर इज नो अनसर्टेनिटी, है कि नहीं बात, राइट। तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अच्छा एक और बात सुनना ध्यान से, ए ने बी को कहा कि भाई मैं तेरे को चावल बेचूंगा, चावल, लेकिन पैसा कौन बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में पैसा सी बताएगा, वैलिड इनवैलिड, कुछ बच्चे कह रहे हैं इनवैलिड, कुछ बच्चे कह रहे हैं वैलिड। और नशेड़ियों, ओ नशा करने वाले लोगों, कबीर सिंह के छोटे भाइयों, तुम्हें कभी मैंने लॉ की फीस बताई, मैं पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ रहे हो, मैं प्रोमिसर तुम प्रोमिसी, कभी मैंने फीस बताई, मुझे खुद नहीं पता लॉ की फीस कितनी है, सच में भगवान कसम मुझे खुद नहीं पता लॉ की फीस कितनी है ना, राइट। लेकिन तुम्हें फीस कितने बताई, मान लो एक बालक कह रहा है कि मुझे अकाउंट सी को ये नहीं लेनी, मुझे सिर्फ लॉ पढ़ना है, तो उससे तो लॉ की फीस बताई जाएगी ना, लेकिन मैंने भी नहीं बताई उस बालक को, किसने बताई, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इनवैलिड है, पढ़ तो रहे हो ना। तो जज साहब कह रहे भाई कोई तीसरा बंदा आके पैसे बता रहा है, इसमें दिक्कत क्या है कि नहीं, ये तो वही वाली कहानी है भैया, एक राजा और एक रानी है, आम खाओ गुठली क्यों गिन रहे हो, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसी स्ट्रेंजर फॉर डिसाइडिंग द प्राइस भी हो सकता है। तुम्हारे बिहाफ पे पैसे किसने दिए, पापा ने, जज साहब ने बोला आम खाओ सर, गुठलियां क्यों गिन रहे हो, पापा दे रहे हैं, है कि नहीं बात, इसकी एक्स दे रही है, तू दूर बैठा अकेले अकेले बेचारा, क्या दिक्कत है कि नहीं बात, राइट, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ऐसे ही ऐसे प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, पराग से डिसाइड करते, प्रीति मैम डिसाइड करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या। जज साहब ने कहा ये अनसर्टेनिटी में नहीं आएगा, इफ 2 पीपल आर एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट और फिर वो डिसाइड कर रहे हैं प्राइस विल डिसाइड बाय सम अदर पर्सन, दैट एग्रीमेंट इज, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, हैंस एग्रीमेंट, है ना, डज नॉट हियर टू मेक द एग्रीमेंट वॉइड, यानी एग्रीमेंट इज वैलिड। यही बात पुनः सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी पढ़ोगे, तुम कहां पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी सेक्शन आएगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में सेक्शन आएगा, सेक्शन 10,
सेक्शन सेल्स ऑफ गुड एट के भी सेक्शन में लिखा है कि अगर दो लोग सामान खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? थर्ड पार्टी। तो भी क्या होगा सर? वैलिड होगा। आम खाओ गुटले को गिन रहे हो, है कि नहीं बात? ऐसी एक सीरियल आता है हिस्ट्री टीवी पे, स्टोरेज वॉर्स, वो कई बार कुछ एंटिक चीजें से निकलती है पुरानी, वो प्राइस कौन बताता है? कोई थर्ड पर्सन आके प्राइस बताता है, कोई एक्सपर्ट। तो कह रहा है मेरे हिसाब से मैं एक्सपर्ट हूं भैया, ये वर्ल्ड वॉर 1 की कोई निशानी है, ये $500 में, $1000 में, $5000 में बिकेगी। तो वो प्राइस कौन बता रहा है? थर्ड पर्सन। तो भैया होता है किन चीजों का प्राइस तुम्हें मुझे पता नहीं है, किससे पूछेंगे हम? और खासकर एंटिक चीजों का। तो एंटिक चीजों का प्राइस कोई बताएगा तो वैलिड होगा। तो याद रखना, अगर एक ही चीज में डील कर रहे हो, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। प्राइस कोई और बंदा बता रहा है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। बोलो समझ गए सर? सर ये एग्जांपल अनसर्टेनिटी में क्यों आया? यहाँ पे पहले वाला बंदा प्राइस कहां बता रहा था? नहीं, अनसर्टेनिटी में इसलिए आया क्योंकि हम इसे सर्टेन मान रहे हैं। आप ये दो एग्जांपल अनसर्टेनिटी का एक्सेप्शन मान लो। अनसर्टेनिटी पे क्यों लिख रखा है मैंने? ताकि जब तुम इसे रिवाइज करो तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहे बात, है ना? भाई तुम्हारे घुटनों पे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, सर अकाउंट भी पढ़नी है, लॉ भी सर याद करनी है, लिखने भी है क्वेश्चन रोज, बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द रहता है। डॉक्टर ऑर्थो का भी यूज करते हो तुम, मुझे पता है। अब दर्द भी घुटने टेकेगा, लेकिन भैया इसलिए मैंने लिख, अब फिर उन घुटनों पे और बोझ क्या दे दो कि सेक्शन 28 अलग बता दिया, उसके एक्सेप्शन को और कहीं जाके बताऊंगा तो तुम्हें क्या लगेगा? अब सेक्शन 24 अलग बताया, 57 को कब बता था? और तो चैप्टर में बताता तो दिमाग में स्ट्रेस ज्यादा होता ना। तो 57 और 54 हमें 57 और 24 क्या पढ़ा? एक साथ पढ़ लिया, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसी अनसर्टेन एग्रीमेंट के केसेस और अनसर्टेन एग्रीमेंट के एक्सेप्शन एक साथ पढ़ लो, क्या दिक्कत है? राइट। अब चाहे ये बात सेल्स ऑफ गुड एट में लिखी हो, पर है तो सर्टेन ना, इसलिए यहां डाल दी दोनों एग्जांपल। बोलो समझ गए सर? बोलो मजा आ गया सर? आगे हो कि ना आगे हो? ठीक है। अब अगली मजेदार बात है, बहुत ही, है ना, शानदार जानदार बात। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, जो मैं तुम्हें अब दिखाने जा रहा हूं। राइट। कई बार लोग इस तरह के एग्रीमेंट करते हैं और मुझे लगता है तुमने नहीं करे होंगे भाई, मुझे तुमसे उम्मीद है। कभी भैया ये बताओ, ऐसे काम करते पकड़े गए हो? सेक्शन 10 के उसे सट्टा खेलोगे तो सिर्फ जीतोगे नहीं, इसकी क्या गारंटी? सट्टे लगाया कभी? अभी कभी कभी एक बालक कह रहा सर मैं लगाता हूं, काली घाटी के पीछे मिल जाए ना इंडिया के में। 1 का 10 1 का 3 समझते हो क्या होता है? मतलब तुमने 1 रुपया लगाया, जैसे मैंने कहा, अब अगली बॉल पे तुम्हें लगता है कि भैया राहुल द्रविड़ छक्का मार देगा, है ना? समझ रहे ना बात को? पुजारा छक्का मार देगा, है कि नहीं बात? कभी कभी, है ना, वंस इन अ ब्लू मून वाली बात हो गई, है ना? तो भैया अब तुम्हें लगता है राहुल द्रविड़ कभी छक्का नहीं मारेगा, चौके चौके मारेगा, टुक टुक खेलेगा। अब तुम्हें लग रहा है अगली बॉल पे क्या मारेगा? छक्का। तो 1 का 10 का मतलब है मेरी तरफ से 1 रुपए की बिड कि राहुल द्रविड़ छक्का मारेगा। अगर छक्का मारते तो कितने मिलेंगे मुझे? 10 गुना पैसा। अब तुमने मान लो 1000 रुपए दे दिए, अगली बॉल पे राहुल द्रविड़ छक्का। अगर उसने छक्का नहीं मारा, चौका लग गया, या वो आउट हो गया, या फिर वो क्या कहते हैं सिंगल हो गया, तो तुम्हारे 1000 रुपए गए। लेकिन अगली बॉल पे क्या लग गया? तो 10,000 मिलेंगे बेटा, है कि नहीं बात? पुलिस आ गई तो फिर डंडे अलग मिलेंगे, है ना? समझ में बात? क्योंकि ये हमारा देश अलाउड नहीं करता। अब वही कह रहा है 1 का 10 और 1 का 3, वो यही कह रहा है। चौका मारना आसान है तो 1 का 3 हो गया। जो चीज मुश्किल होती है उस पर दाम ज्यादा लगता है, 10 गुना पैसा, है ना? ये मैं सोचना मुझे पता है तो हाँ सर आप भी खेलते ना, है ना? तभी आपको बताइए। बताओ, गाना शुरू कर, जरा सी दिल में दे जगह तू। अब ये बता दो भैया, ठीक है? अब ये बताओ, ये सट्टा, पहली बात तो ये कि देखो ये तो रिकॉर्डिंग थी, है ना, लाइव थोड़ी था, ठीक है? लेकिन अगर किसी बंदे की शिक्षण काम करती है और वो इलीगल तरीके काम कर, सट्टा लीगल है इलीगल है? इलीगल है, तो सबको पता है ना। अगर आप इस तरीके से सट्टा लगा रहे हो, ठीक है, तो खुद सोच के बताओ, जो चीज आईपीसी में क्या है? आईपीसी में क्या है? इलीगल है। जो चीज आईपीसी में इलीगल है वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगी? इलीगल एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे बड़े भैया क्या बोल रहे हैं, पापा क्या बोल रहे हैं? पापा ने क्या बोल दिया? पापा ने बोल दिया इलीगल, तो बच्चा क्या बोलेगा? भाई जब पापा ने इलीगल बोल दिया तो मेरे तो वैसे क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली वॉइड हो गया। अब बात ये आती है कि जो चीज सट्टा है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैटिंग लगाना, बैटिंग है ना, पटेल भाई बैटिंग करने आया होगा। लेकिन सट्टे को कानूनी भाषा में बैटिंग नहीं बोलते, सट्टे को कानूनी भाषा में बोला जाता है वेजरिंग। क्या बोलते हैं सर? सेक्शन 30। कौन सा धारा कौन सी है सर?
एज पर सेक्शन 30 यानी वेजरिंग। अच्छा, वेजरिंग को शराफत वाले वर्डों में पता क्या बोलते हैं? बिगड़े वर्डों में तो बोला जाता है सट्टा, शराफत वाले वर्ड में पता क्या बोला जाता है? हाँ, शर्त, कि भैया मैंने क्या लगा ली, जो तुम बचपन में शर्त लगा देते ना, वो सट्टा ही था बे, बस तुम अच्छा अच्छा नाम दे दिया करते हो, शर्त लगा ले। तो शर्त भी क्या है? तो वेजरिंग इंक्लूड सट्टा, शर्त। लेकिन मुद्दा ये क्या है? मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है मुन्ना कि मैं पहचानूंगा कैसे कि ये सट्टा है, मैं पहचानूंगा कैसे ये सट्टा है। सबसे बड़ी बात तो ये, पहली बात पहचानना कैसा, सेक्शन 30 कह रहा है हम बताएंगे भैया, चिंता नहीं करने का, हम बताएंगे कि सट्टा कैसे होता है और सट्टा है कि नहीं है। सबसे पहली बात, सट्टे में कौन सी चीज इन्वॉल्व होगी? नहीं, कौन सी इन्वॉल्व होगी? पैसा। क्या इन्वॉल्व होगा? पैसा। ये तो बात समझ में आ गई, क्योंकि भैया पटेल भाई क्या हो, पटेल भाई और ये क्या कर रहे हैं, इमरान हाशमी पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है इमरान हाशमी कहते हैं पैसा नहीं लगा रहा भैया, मोबाइल लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं अपने सट्टे पे? मोबाइल लगा रहा हूं। तो मोबाइल पैसा नहीं है, पर क्या है? मनी वर्थ। क्या है वो? मनी की वर्थ रखता है कि नहीं बात? अब मैं सट्टा खेलने जा रहा हूं, मैं करो राजा बाबू को सट्टे पे लगा रहा हूं, क्या वैलिड है? अरे मैं नलायको, ये पिटेंगे आज, कह रहे हैं वैलिड है ना, राइट। तो जज सामने बोला भाई, भाई इंसान ना पैसा है, ना इंसान पैसे की वर्थ रखता है। तो इंसान ना अगर जो चीज नहीं बेची जानी चाहिए, अब इंसान को थोड़ी बेच दोगे, तो भैया उसे सट्टे पर नहीं लगा सकते। अबे हाँ हाँ, काली घाटी के पीछे ही रह रहा। तो इंसान ना मनी है ना मनी वर्थ है, इंसान तो अनमोल है भाई, है कि नहीं बात? तो भैया थोड़े इंसान को लगा दोगे सट्टे पर। महाभारत में लगाया गया। हाँ, तो महाभारत क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ चल रही है? इतिहास उनसे एक लॉ निकला है भैया। तो उस जमाने, अगर तुम महाभारत 10,000 साल पहले छोड़ो, अंग्रेजों क्या तो स्लेवरी होती थी, तो स्लेवरी जिंदा है क्या? है कि नहीं बात? तो भैया जज साहब ने क्या बोला? मनी और मनी वर्थ। जो करंट लॉ है वो पढ़ो, महाभारत मत लिख के आ जाइए एग्जाम में, ठीक है ना, राइट। तो क्या कहता है हमारा लॉ? करंट लॉ। अब एक बात देखो, मनी और मनी वर्थ ही क्या लगेगा सर? सट्टे मिला है। यानी सट्टे की पहचान क्या है? सट्टे की पहचान है एक ऐसा एग्रीमेंट, अभी हम उसे सट्टा नहीं बोल रहे, अभी हम कह रहे हैं एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कुछ पैसा या पैसे जैसी चीजें, पैसे में नापी जाने वाली चीजें क्या हो? पेबल हो या इन्वॉल्व हो, और एक पर्सन दूसरे पर्सन को देने के लिए तैयार हो। सबसे डेंजर लाइन क्या है? सबसे डेंजर लाइन है ये, ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग अनसर्टेन इवेंट। कुछ होने पर और कुछ ना होने पर। यानी मैं तुम्हें पैसा दूंगा कुछ होने पर, या मैं तुम्हें पैसा दूंगा कुछ ना होने पर, और कुछ होना और कुछ ना होना दोनों ही क्या है? अनसर्टेन है। अनसर्टेन बोले तो हाँ, जिसके फ्यूचर के बारे में पता ना हो। जैसे वो गाना था ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, उड़ली उड़ली हुई, है ना, राइट। हाँ, यहां कल क्या हो किसने जाना, गाने अनसर्टेन है वो। आगे आगे वाले चैप्टर में सुना दो, गाने अनसर्टेन है वो। यानी कि यहां कल क्या हो किसने जाना। अगर आप अगले पल को नहीं जानते तो नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट 1 आवर, 1 डे, अगला दिन क्या होगा? अनसर्टेन होगा। जिसके बारे में आप प्रिडिक्शन ना कर सको, जिसके बारे में आप कुछ जान ही ना सको, हमेशा वो चीज क्या होगी सर? अनसर्टेन होगी। बात समझ में आई? ठीक है। यानी एक बात, अब इसको इस मैच पे लगाते हैं। तुमने मैंने सट्टा लगाया, कोई मैच चल रहा है आजकल इंडिया का? चलो भैया, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वुमेन मैन एशिया कप। अब मान लो भैया इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सुनना ध्यान से। अब मैंने और उसमें शर्त लगा ली, ठीक है। मैंने और तो शर्त लगाई किस बात की? कि इंडिया पाकिस्तान की शर्त लगा ली। भाई बता, मतलब किस पे शर्त लगानी है? इंडिया जीतेगी। अब उसने कहा इंडिया जीतेगी, मैंने कह दिया पाकिस्तान जीतेगी। लगी 100 की। कितने की लगी? अगर इंडिया जीत गई तो 100 रुपए ले लेना भाई अगली क्लास में मुझसे, और अगर पाकिस्तान जीत गई तो 100 में ले लूंगा तुमसे। अब सुनने ध्यान से। अब भैया अगर हमने शर्त लगा ली,
भाई इसने बोला इंडिया जीतेगी, मैं कहता हूं, है ना, मैं क्या कह रहा हूं, पाकिस्तान जीतेगा। उसने बोला लगी भैया 100 की, लगी 100 की, लग गई भाई, लग गई। 100 रुपए ऐसी रकम नहीं है जो ये ना दे पाए, मैं ना देखा हूं, मैं ना 100 के लग गई भैया। अगर इंडिया जीत गई तो भाई 100 रुपए देना, दोस्त लोग क्या कर लेंगे, समोसे खा लेंगे, ठीक है। और अगर पाकिस्तान जीत गए तो मैं समोसे खा लूं, है ना, हाँ हाँ ठीक है, मैं समोसे मिठाई खा लूंगा। अब ये शर्त लग गई। इसको पता क्या बोलोगे, हैपनिंग नॉन हैपनिंग? हैपनिंग। आपने क्या बोला, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पैसा या मनी वर्थ पेबल है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ करता है ऑन हैपनिंग। किस पे सर? ऑन हैपनिंग। और हैपनिंग ये बताओ, अभी तुम बता सकते इंडिया जीतेगी पाकिस्तान जीतेगी? अभी भी नहीं बता सकते। तो जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का वो क्या है? अनसर्टेन। ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो सर्टेन नहीं है, जो पता नहीं है। बात समझ में आई? अब कुछ बच्चों को लग रहा है नॉन हैपनिंग क्या है। अब मैं इसी को पता क्या बोल रहा हूं, उसने बोला इंडिया जीतेगी और मैंने बोला पाकिस्तान जीतेगी। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई मैं 100 रुपए की शर्त लगा रहा हूं, इंडिया हारेगी, नॉन हैपनिंग, या इंडिया नहीं जीतेगी, है कि नहीं बात? अगर इंडिया नहीं जीती तो भाई तू मुझे 100 रुपए दे दियो। अगर पाकिस्तान नहीं जीती तो मैं भाई तेरे को 100 रुपए दे दूंगा। ऐसे भी तो बोल सकते हैं इस बात को। तुमने बोला पाकिस्तान जीते, तुमने बोला इंडिया जीतेगी, भैया इंडिया जीतेगी, है ना, तो आप मुझे 100 रुपए दे देना। मैं इसको कैसे बोलूंगा, इंडिया जीतेगी मतलब पाकिस्तान नहीं जीतेगी, है ना। पाकिस्तान नहीं जीता तो भाई मैं 100 रुपए दूंगा, इंडिया नहीं जीता तुम मुझे 100 रुपए दे दोगे। यानी हमने क्या किया, हमने होने को किसमें बदल दिया? मैंने उसकी टर्मिनोलॉजी होने की जगह क्या लिख दी? नॉट हैपनिंग। तो जज साहब कह रहे हैं इससे भाई तुम शब्दों का खेल कर लो, उससे फर्क क्या पड़ता है ना। याद आ गई बात, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का लेके चैन, मेरे दिल का लेके चैन तेरे मस्त। जज साहब कह रहे भाई बात तो एक ही है, एक्टिव पैसिव, जाने नहीं देंगे तुझे जाने नहीं, मैं बात तो एक ही है। अब ये कह रहा है इंडिया जीतेगी तो आप मुझे 100 रुपए दे देना, पाकिस्तान नहीं जीतेगी तो आप मुझे 100 रुपए दे देना। दोनों बात तो एक ही है। इंडिया जीतेगी तो भी 100 रुपए दूंगा, पाकिस्तान नहीं जीतेगी तो भी मैं 100 रुपए दूंगा। तो दोनों को अलग अलग बोलने से कोई क्वांटिटी अलग थोड़ी हो जाएगा। दोनों को अलग अलग बोलने से भी बात क्या रही? हैपनिंग वाली बात कर दी। इंडिया नहीं जीतेगी तो मैं 100 रुपए दूंगा, नॉन हैपनिंग वाली बात कर दी। और दोनों ही बात, इंडिया का जीतना, इंडिया का ना जीतना, दोनों ही क्या है? फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट है, फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट है। यानी ये लीगल डेफिनेशन है, एक्सपर्ट सेक्शन 30। एग्जाम में जब आएगा आपको ये डेफिनेशन जी के पीएल करनी है सर, हाँ घोट के पी लेनी है, जी के पीएल कर लेना सर। यानी 2 or more person मनी और मनी वर्थ पेबल बाय 1 person to another person on happening or non happening of future uncertain event is called wagering। वेजरिंग को आम आदमी की भाषा में क्या बोलते हैं सर? बेट, है कि नहीं बात? राइट। जहां पे क्या होगा सर, वेजरिंग एग्रीमेंट में आप, है ना, हमेशा हार या जीत का फैसला पहले से नहीं होता, फ्यूचर में किया जाएगा उस इवेंट के पूरा होने पर। एग्जांपल पढ़ लो जल्दी, गोलमाल, गोलमाल का एग्जांपल पढ़ लो। ये तो सर हैपनिंग है, बर्फ पड़ रही है, बर्फ, है ना, तो भैया बर्फ पड़ेगी नहीं पड़ेगी, चाहे उसे आप कह दो बर्फ पड़ेगी तो पैसे दूंगा, धूप नहीं खिलेगी तो पैसे दूंगा, या बर्फ नहीं पड़ेगी, हैपनिंग में कर लो, नॉन हैपनिंग में कर लो। भैया शर्त क्या है? कल जो होने वाला है जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है वो क्या कहला जाएगा? हमेशा अनसर्टेन इवेंट। अब ये मत कहना गूगल आंटी से पूछ लेंगे, वेदर से, है कि नहीं बात? राइट। लॉ कब का है? 100 साल पुराना लॉ है, ठीक है। कल बारिश होगी नहीं होगी, ये शर्त भी क्या होगी सर? वेजरिंग कहलाई जाएगी। और इंडिया में वेजरिंग क्या होगा सर? ये आपके नोट्स में लिखी है, बात समझ चुके हैं। अब अगर मैं कहूं कि सर वेजरिंग में अगर वॉइड है और मान लो हमने सट्टा खेला, इंडिया जीत गई, ये है खुशी खुशी, सर पैसे दो 100 रुपए भी करे, पैसे दो, समोसे मिलेंगे, मैं ना, मैंने देने से मना कर दिया, नहीं दे रहा 100 रुपए, क्या कर लेगा? अब ये मत बोलना कोचिंग के नीचे मिल जाना। क्या तुम लीगली मुझसे 100 रुपए वसूल सकते हो? बात 100 रुपए की और 100 करोड़ की है ही नहीं, बात किसकी है? लॉ की है, सेक्शन 30 की है, आईपीसी की है। तो सेक्शन 30 क्या बोलता है? अगर मैंने तुम्हें परसों इंडिया के पाकिस्तान के जीतने पर 100 रुपए नहीं दिए तो आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलीज टू द वॉन ऑन वेजरिंग एलिमेंट।
कि वेजरिंग के सट्टे पर, वेजरिंग या सट्टे के कॉन्ट्रैक्ट पर, एग्रीमेंट पर जो भी हार जीत का फैसला है कोर्ट में तो वही जाएगा जो जीतेगा, कि सर मैं जीत रहा हूं, ये पैसे नहीं दे रहा। तो आप सट्टे से रिलेटेड अमाउंट जो आपने जीता है वो केस करके तो ले ही नहीं सकते भाई, तभी तो इलीगल है और तभी इसमें क्या है, वॉइड है। इसलिए क्या होगा वॉइड? अगर मैंने तुम्हें 100 रुपए नहीं दिए परसों तो क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते। और मैं जीत गया, उसने 100 रुपए नहीं दिए, अब पीले पीले दांत दिखा दिए अब खुशी खुशी, अब मैं हाँ सर हम नहीं दूंगा मैं, है कि नहीं बात, राइट? तो क्या होगा सर? सर वॉइड है क्योंकि आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, इससे तो भैया क्या होगा? वॉइड हो गए। बात समझ में आ गई सर? अब अगर कोई तुमसे बोले कि सर मुझे ये बता दो कब ये 100% प्रूफ हो जाएगा कि सट्टा है, तो जज साहब ने बोला अगर तुमने ये 5 चीजें एक साथ पूरी कर दी। कितनी चीजें भैया? हाँ 5 चीजें। अरे सर आपकी फोटो लग रही है इक्का बिक्का बादशाह के साथ, है कि नहीं बात, राइट? अब ये बताऊंगा कि ये मसला क्या है। तो आपको 5 चीजें पूरी करनी है। कितनी चीजें पूरी करनी है सर? अगर आपने 5 चीजें पूरी कर दी तो हम उसे क्या घोषित कर देंगे? सेक्शन 30 के हिसाब से, 30 के हिसाब से सट्टा घोषित कर देंगे। पहली बात जो आपने डेफिनेशन में सीखी, क्या पैसा या पैसे से रिलेटेड चीजें इन्वॉल्व है या नहीं है? इट कंटेन मनी और मनी वर्थ। आपने क्या बोला? आपने बोला जी भैया, जी भैया पैसा और पैसा से रिलेटेड चीजें इन्वॉल्व है। दूसरी बात, पैसा और पैसे से रिलेटेड जो चीज इन्वॉल्व है उस इन्वॉल्वमेंट में वो चीज सर्टेन है अनसर्टेन है? आपने बोला अनसर्टेन। सर्टेन को होगा जब आपको पता है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है? सर्टेन है। तुमने मोबाइल खरीदा वो क्या है? सर्टेन है। लेकिन तुम फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो तुम्हें खुद नहीं पता होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, राइट? तो वो अनसर्टेन है, पता नहीं इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी, बर्फ पड़ेगी नहीं पड़ेगी, अनसर्टेन है। तो आपने क्या बोला? सर मेरा एग्रीमेंट इसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन अनसर्टेन इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल ना हो। अनसर्टेन इवेंट का मतलब क्या हुआ? नो कंट्रोल बाय, है ना? हाँ चलो इस बात को यहां लिख दिया अलग से, है ना? क्या जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है क्या उस पर किसी का कंट्रोल है? ये लिखी बात। नाइदर पार्टी। अच्छा बताओ, अगर हम इमरान हाशमी की बात करें तो दूसरा बंदा जो सट्टा खिला रहा है क्या उसका कंट्रोल है? अगली बार पे चौका छक्का आउट, क्या इमरान हाशमी का कोई कंट्रोल है? किसी का नहीं ना। अब तुमने बीसीसीआई थोड़ी खरीद ली, अब तुम वो थोड़ी बन गए मैं है ना घोड़े पे नहीं जॉकी पे पैसा लगाता हूं, सैफ अली खान थोड़ी बन गए कि तुमने पूरे जॉकी खरीद लिए सारे। बात समझ में आ रही है ना? तो तुमने इंडियन टीम तो नहीं खरीदी, तो इसका मतलब अगर मैंने इंडियन टीम नहीं खरीदी, मैं उस मैच को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो नाइदर पार्टी हैव कंट्रोल। नाइदर बोले तो कोई भी पार्टी कंट्रोल नहीं करती उस इवेंट के ऊपर। कल बारिश का हो जाना तुम और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडिया का पाकिस्तान का मैच में इंडिया या पाकिस्तान का किसी का जीत जाना तुम और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी पैसा इन्वॉल्व हो, अनसर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट पर किसी का कंट्रोल ना हो। कंट्रोलेबल चीजों का बिड कर सकता है। ठीक है, कंट्रोलेबल चीज होगी तो फिर वो सट्टा कहां हुआ? कंट्रोलेबल चीज तो सट्टा बनेगी नहीं ना, फिर तो तुम्हें पता ही है ऐसा होना ही है कि नहीं बात, राइट? अब एक मोबाइल जो 10,000 रुपए का तुम मुझे कह रहे 12 का बेचूंगा, तो मुझे पता 10 का ही है तो मैं क्यों खरीदूंगा? इसमें कहा है कि नीदर पार्टी। अब हाँ किसी भी पार्टी को कोई कंट्रोल नहीं है, एक पार्टी को पता है तब वो ऐसी चीजें कर रहा है। हाँ तो फिर हाँ सट्टा नहीं हो, है ना? अगली बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे खतरनाक, इस पे डेंजर लगाएंगे। सबसे खतरनाक चीज है सट्टे की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेंजरस। माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस बात, हारने का और जीतने का चांस क्या होना चाहिए? बिल्कुल बराबर। प्रोबेबिलिटी होती है ना मैथ्स में, बिल्कुल 50-50 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। 50% चांस हार का, 50% चांस जीत का होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मान लो भैया इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा है, ठीक है, सारी विकेट मान लो इंडिया की बच रही है, 10 ओवर बच रहे हैं और इंडिया को 10 ओवर में 2 रन चाहिए, है ना? तो इस पे तो आपकी क्या हो जाएगी सर? 90% चांस, 99% चांस जीतने की हो जाएगी ना, 50-50% नहीं। अब तुम शर्त नहीं लगा सकते आखिरी उसमें कि भैया 10 ओवर बचे हैं, 2 रन चाहिए जीतने के लिए, और विकेट भी 5, 6, 7, 8 बच रही है, तो फिर वो 50-50 चांस नहीं, फिर तो पता ही है क्या है, फिर तो पता है जीत जाएगा मैच को जीता जा सकता है। तो जज साहब ने कहा सट्टे की सबसे मजबूत कड़ी क्या है? आपको सट्टा तब डिसाइड करना है जब दोनों का चांस क्या हो? इक्वल हो, यानी मैच से पहले।
दोनों एकदम बढ़िया टीम हो। अच्छा मान लो इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है तो 50-50 नहीं बोल सकते, दुनिया 50-50 नहीं बोलेगी, 80-20 19-10 हो सकती है बात। इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो रहा है 50-50 बोल सकते हो आप, इंडिया पाकिस्तान हो रहा है 50-50 बोल सकते हो आप, है कि नहीं बात, राइट। लेकिन भैया राइट, इंडिया यूएई हो रहा है, इंडिया अफगानिस्तान हो रहा है, समझ रहे बात को, ठीक है, इंडिया मलेशिया हो रहा है, इंडिया नेपाल, तो उनको तो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खेलना क्या, विराट कोहली कह रहे हैं मैं ना खेलना बच्चों के साथ, है कि नहीं बात समझ आई ना। तो भैया वहां तो टीम ही नॉर्मल सी कर देते हैं, जो थर्ड मैन होते हैं उन्हें भी खिला लेते हैं, तू चला जा अगली बार। तो इसका मतलब क्या है, सुनने नहीं मेरी बात, तो वहां पर 50-50 चांस शायद ना हो। इसलिए जज साहब ने बोला ईच पार्टी मस्ट टेंड टू विन और लूज। हर पार्टी को यकीन होना चाहिए कि मैं सट्टा लगा रहा हूं तो मैं जीत सकता हूं, दूसरी पार्टी को भी यकीन होना चाहिए कि भैया मैं सट्टा लगा रहा हूं तो जीत सकता हूं, तभी वो सट्टे में कन्वर्ट होगा। एक पार्टी को पता मुझे हारना है तो फिर वो सट्टा कहूंगा भाई तू लगा क्यों रहा फिर पैसा। अब तुझे पता इंडिया जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है, तू कह रहा है कि भैया इंडिया जीतनी है, तो फिर वो कह रहा है जिम्बाब्वे जीतेगी सट्टा लगाऊंगा, तो सट्टा क्यों लगाएगा भाई, है कि नहीं बात। और आखिरी बात, जब हम सट्टा खेलते हैं या जब हम वेजरिंग एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, हमारा पैसे कमाने के अलावा कोई और नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, कोई देशभक्ति, कोई इमोशन, है कि नहीं बात, ठीक है। इंडिया की बिल्कुल स्थिति नॉर्थ दादू चल रही है, हम बैठे भगवान क्या, भगवान कोहली को बचा ली भगवान, है कि नहीं बात, राइट, समझ रहे बात। तो भैया यज्ञ चल रहा, हवन चल रहा, हो जाता नहीं आता इंडिया में, इंडिया की जीत के लिए भैया बनारस में यज्ञ चल रहा है, ठीक है, राइट। तो भैया ऐसे कोई इमोशंस नहीं है कि भैया इंडिया जीतेगी तो यज्ञ चल रहा है, वहां पे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे कोई इमोशंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको किससे मतलब है, अब मुझे पता कि मान लो मैंने शर्त लगाई इंडिया हारेगी और पाकिस्तान जीतेगी, तो मेरे को इमोशंस नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, चाहे वो 100 रुपये हो, बस किसी तरीके से इंडिया हार जाए 100 रुपए दे दियो, है कि नहीं बात, समझ में बात। तो जज साहब ने कहा आपके उस इवेंट में क्या नहीं होते, सिर्फ सट्टे के पैसे के अलावा कोई इमोशंस नहीं होते, कोई इंटरेस्ट और कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, आपको मतलब नहीं है कि नहीं बात, कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, ठीक है, राइट, कोच कौन है आपको इससे मतलब नहीं है, वो कितने ओवर का मैच है, 50 का मैच है, 20 का मैच है, टेस्ट मैच है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, राइट। आपको बस किस चीज से मतलब है, किसी तरीके से क्या हो जाए सर, इंडिया जीत जाए बस, ठीक है। तो जज साहब ने बोला नाइदर पार्टी शुड हैव इंटरेस्ट इन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट अदर देन सम स्टेक विन और लूज। आपको हार जीत के अलावा कोई और इंटरेस्ट उस इवेंट में होता ही नहीं है। कल को बारिश पड़ेगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, नाचूंगा मैं बारिश में, है कि नहीं बात, टिप टिप बरसा पानी, शाहरुख खान अक्षय कुमार बन जाऊंगा, पानी में आग लगा दूंगा, है कि नहीं बात। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको किससे इंटरेस्ट है, बारिश पड़ जाए पैसा मिलेगा, बस बात खत्म। मुझे बारिश में नाचने से कोई मतलब नहीं, मुझे छतरी लेके निकलने से कोई मतलब नहीं, है ना, छई छपा के छई कूदने से कोई मतलब नहीं मुझे बारिश में, है कि नहीं बात, राइट। मुझे सिर्फ किससे मतलब है, बस भैया किसी तरीके से ऊपर वाला बारिश करते पैसे मिल जाएंगे। जो सामने कहा भाई यही सट्टे की आप सबसे आखिरी शर्त होती है कि किसी भी बंदे को उस इवेंट पे कोई इंटरेस्ट होता नहीं सिवाय किसके, पैसे से रिलेटेड। मुझे बारिश से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं बात, राइट। किसी बेचारे किसान की फसल बाहर पड़ी है, बारिश हो जाए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी फसल खराब हो रही है बारिश में, है ना। तुम्हारे दोस्त का सीमेंट के बैग बाहर पड़े, वो कह रहा भैया बारिश हो रही है, मेरे पास सीमेंट के बैग छोड़ा है, अरे गल जाने दे कोई बात नहीं, है कि नहीं बात। तुम्हें किससे मतलब है, तुम्हें तो अपनी शर्त से मतलब है। तो जज साहब ने कहा कोई इमोशंस नहीं, सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, शर्त से। अगर ये पांचों चीजें एक साथ मौजूद हैं, ये सारे के सारे क्या गाना गा रहे हैं, हाँ, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। अगर ये पांचों चीजें एक साथ मौजूद हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे सट्टा कहने से नहीं रोक सकती। बात समझ में आई ना, कौन सी 5 चीजें हो गई, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, इवेंट हमेशा अनसर्टेन होना चाहिए, 50-50 चांस होना चाहिए, और उस अनसर्टेन इवेंट पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात, जो वो इवेंट होने वाला है कल को जिसपे हम सट्टा खेल रहे हैं, उस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय अपने स्टेक के अलावा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मुन्नी, हाँ हाँ, नहीं, अगर ये सारी चीजें पूरी होती हैं, तो अगर ये 5 चीजें पूरी हो जाएंगी तो किस में आएगा सर, तो क्योंकि लॉ में लिखा है ना, फिर तो वेजरिंग में आएगा, है ना भाई। हम तो ये पूछेंगे उन दोनों से, पैसा इन्वॉल्व है, हाँ, इवेंट अनसर्टेन है, हाँ, क्या इवेंट पे कोई कंट्रोल है बारिश के होने पर, नहीं,
50-50 चांस है, मौसम हो भी रहा है नहीं भी हो रहा, 50-50 चांस है, तुम्हें लग रहा होगी, उसे लग रहा नहीं होगी। और अगली बात, मुझे बारिश में सिर्फ किस पे इंटरेस्ट है, बारिश के होने पर, कि मैं शर्त जीत जाऊं, जो मेरा स्टेक लगा है ना, बस मुझे उसमें इंटरेस्ट है बस। हाँ, तो और दूसरे का क्या इंटरेस्ट होगा? हाँ, तो फार्मर का भी इंटरेस्ट होगा कि भैया मैं शर्त जीत जाऊं, अगर शर्त लगाई है तो। अगर फार्मर सिर्फ इसलिए कह रहा है कि भैया बस बारिश हो जाए मेरी फसल अच्छी हो जाए, तो वो शर्त नहीं है, फिर तो वो दुआ बना रहा कि बस बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी। वेजरिंग और बेट एक ही चीज है। नहीं तो फिर समझ नहीं बात। अगर फार्मर शर्त लगा रहा बारिश हो जाए, तो उसे फिर अपनी फसल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसे तो उससे लेना देना होना चाहिए जो शर्त का पैसा लगा रहा है ना, उससे लेना। हमें शर्त से रिलेटेड चीजें करनी है। अच्छा, एग्जांपल पढ़ लो पहले जल्दी से। क्या पांचों चीजें से एग्जांपल में पूरी होती है नहीं होती? $10 लाख दे दिए, अगर वो हारेगा तो पटेल भाई दे देंगे 10 लाख। ठीक है, शर्त है कि नहीं है? पांचों चीजें पूरी है कि नहीं? अगर पांचों चीजें पूरी है तो क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइड होगा सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइड होगा। ठीक है सर। अगली बात, कुछ अब पता है हमारे समाज में कुछ चीजें ऐसी चलती हैं जिन्हें आप सट्टा नहीं बोलते, पर वो होती क्या है? नहीं, सट्टा होती है। आप उन्हें बोलते नहीं, पर वो क्या होती है सर? सट्टा होते हैं। जैसे कि ये, सुनना ध्यान से, आएगा। हाँ, ये तुमने कुछ देखा होगा, देखिए वाली पिक्चर। थोड़ी आवाज थोड़ी वैसे है, पर ध्यान से सुनेंगे। श्री गणेश पे 5 नंबर। ठीक है भैया, थूक लगा लगा के नोट गिन लिए, क्या कि नहीं बात? अब ये बताओ सट्टा है कि नहीं? पर ये कह रहे सट्टा का है, लॉटरी ली है, लॉटरी है भैया, ये तो लॉटरी है, तो सट्टा है कि नहीं? बताओ सट्टा है कि नहीं? पांचों चीजें पूरी हो रही है नहीं हो रही है? मनी है, अनसर्टेन है, 50-50 चांस है कि भैया पता नहीं पंजे पे लगेगा नहीं लगेगा। सिर्फ इंटरेस्ट मेरा किस पे है? मुझे इंटरेस्ट सिर्फ पैसों से ही है। अब जज साहब ने बोला सिर्फ फर्क क्या है? आपने सट्टे का क्या किया सर? नाम बदल दिया। यानी जज साहब को जबरदस्ती एक टॉपिक बनाना पड़ गया कि ट्रांजैक्शन जो वेजर हम कहते नहीं है, गैम्बलिंग हम कहते नहीं है, पर वो होती क्या है? अगर ये गैम्बलिंग है तो क्या कहला जाएगा सर? वॉइड कहला जाएगा। ठीक है ना? तो जज साहब ने बोला अगर आप क्या खेलते हो? लॉटरी खेलते हो, फिर आप कह रहे हो लॉटरी है, बेट नहीं है, लॉटरी है, सट्टा नहीं है, लॉटरी है, वेजर नहीं है। जज साहब ने कहा भाई अरे भाई, अरे मैंने सुन तो ले भैया, अरे सुन ले बात। ठीक है, लॉटरी की ट्रांजैक्शन क्या कहलाई जाएगी? नॉट ओनली वॉइड बट ऑल्सो इलीगल। अगर कौन खेल रहा है? अगर ये दोनों खेल रहे हैं तो, अगर ये दोनों खेल रहे हैं तो क्या होगा भैया? वॉइड होगा। क्योंकि बताओ लीगल है इलीगल है? लेकिन हमारे देश में कुछ चीजें लीगल भी हैं, जैसे कि ये फोटो लग रही है, हाँ, तो भैया गोवा के शिप में यानी पानी पर, लेकिन हाँ कैसीनो जो है ना, राइट। लेकिन भैया इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन लॉ में ये लिख रखा है लॉटरी और कैसीनो इज ओनली अ स्टेट मैटर। किसका मैटर है? स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कहती, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है। तुम अपने राज्य में इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो,
तुम अपने राज्य में इस एक्टिविटी को संभाल सकते हो तो संभाल लो भैया। तो यूपी में कोई सट्टा नहीं खिलाता स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं बात? यूपी में सब क्या चलता है? इलीगल। पहले एक मीम बना करता था कि आईपीएल में सबकी टीम है, यूपी की टीम नहीं है। तो उसमें क्या कहते हैं, वो जो मीम वो कहता था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर अपन लोग टीम बनाएगा तो सट्टा कौन लगाएगा? ठीक है, अरे अभी टीम बना लेंगे, सट्टा कौन लगाएगा? ठीक है, तो यूपी में तो इलीगल चलता है। यूपी गवर्नमेंट कभी सट्टा नहीं खिलाती, कभी लॉटरी नहीं खिलाती, क्योंकि यूपी में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आप इलीगल एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लीगल कर दे तो लोग क्या करने लगेंगे? पागल हो जाएंगे भैया। लेकिन गोवा गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर सकती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर लेती है, केरल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर लेती है, चला लेती है। तो गोवा में कैसीनो अलाउड है, महाराष्ट्र में लॉटरी अलाउड है। अभी गणपति बप्पा मोरिया आने वाले हैं तो महाराष्ट्र में बहुत लोग लॉटरी की निकालते हैं, केरल में लॉटरी अलाउड है। लेकिन वो लॉटरी और वो गैम्बलिंग क्या होती है सर? लीगलाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसे लीगलाइज करती है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर रखा है तो बताओ सच सट्टा इज वैलिड और इनवॉइड? वैलिड। तो दोनों में डिफरेंस समझ लो। अगर लॉटरी की ट्रांजैक्शन आपने क्या किया है, कैसे किया? छुप कर, या फिर आप कह दो नॉट अलाउड बाय गवर्नमेंट, तो फिर वो क्या होगी सर? वॉइड होगी, आप सेक्शन 30 में लपेटे जाओगे। लेकिन वही लॉटरी की ट्रांजैक्शन किसके द्वारा की जा रही है? बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, देन इट इज वैलिड एंड सेक्शन 30 आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर आप गोवा घूमने जाओगे और आप कैसीनो में जाओगे तो वहां पे सट्टा खेल रहे तो चिंता मत करना, कोई पुलिस नहीं ले जा रही तुम्हें। पता लगा जैसे अंदर पुलिस लेके सट्टा खेल रहा है, नहीं भैया नहीं, क्योंकि वो गोवा गवर्नमेंट क्या करती है सर? अलाउ करती है। आपने महाराष्ट्र में जाके लॉटरी टिकट खरीदी, लॉटरी लग गई तो भैया आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो किसने अलाउड किया सर? महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट ने अलाउड किया है। इसका केस आया 1918 सर, दोराबजी टाटा वर्सेस एडवर्ड एफ लेंस, ये वाला केस आया सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे खतरनाक वर्ड क्या है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉटरी अलाउ कर दी थी, तो जज साहब ने बोला एज इट इज परमिशन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट विल नॉट ओवरराइड सेक्शन 30। तो आप गवर्नमेंट ने परमिशन अलाउ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेक्शन 30 का उल्लंघन कर दिया, कोई 30 का उल्लंघन नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अपर अबव सेक्शन 30, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर रही है तो फिर ये सट्टा नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई सर? सच इंडियन कॉन्ट्रिब्यूशन मेक सच लॉटरी इज लीगल। तो सबसे खतरनाक बात क्या है? अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कहा है तो सच लॉटरी इज लीगल। ये है मुद्दे की बात। इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड सच ट्रांजैक्शन देन सच वेजरिंग इज, सच लॉटरी इज लीगल। ऑनलाइन खरीद सकते हैं यहाँ पे बैठ के? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर रहे, खरीद लो। हाँ वो सब वो अलाउड होता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं ड्रीम 11, तो ड्रीम 11 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है? टैक्स बहुत लेती है, लेकिन अलाउ कर रखा है। टैक्स दो। हाँ वो सब पढ़ेंगे। इफेक्ट दैट पर्सन में कंडक्ट द लॉटरी विल नॉट गिल्टी फॉर क्रिमिनल ऑफेंस बट लॉटरी रिमेन्स अ वेजर। अब मुद्दे की बात सुनो, सेक्शन 30 ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि अलाउड है, तो जो पर्सन लॉटरी खिला रहा है क्या उसको जेल भेज दोगे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा तू टिकट बेच, कमीशन खा। और जो लॉटरी बाय कर रहा है क्या उसे जेल भेज दोगे? आप कहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है? तू टिकट खरीद और लग गया तो पैसे ले जा। लेकिन सेक्शन 30 ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सट्टे की ट्रांजैक्शन, लॉटरी की ट्रांजैक्शन वेजर नहीं है। रहेगी तो वो भाई, रहेगी तो वो वेजर ही। बात समझ में आ रही है? राइट, रहेगी तो वो क्या भैया? रहेगी तो वेजर ही। तो सेक्शन 30 कह रहा है कि आप यू आर नॉट गिल्टी, आप गिल्टी नहीं हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते सट्टा नहीं है, बट लॉटरी रिमेन्स अ वेजर। लॉटरी क्या रहेगी सर? लॉटरी तो वेजर ही रहेगी ना भाई। वेजर क्या रहेगा फिर? क्या मतलब? वो सेक्शन 30 का एप्लीकेबल है ही नहीं। सेक्शन 30 एप्लीकेबल नहीं है, पर उसका नेचर बदल दोगे क्या? अब भैया सिंपल सी बात है, एक मूवी देखी आपने, उसमें लड़का लड़की का विवाह हो गया, फिल्म में ही तो हुआ है, रहेगा तो वो अनमैरिड ही, लड़की भी अनमैरिड है और है ना, राजा बाबू भी अनमैरिड है।
है ना, तो रहेगा तो अनमैरिड ही। अब फिल्म में एक हीरो ने एक हीरोइन ने 10 विवाह कर लिए हो अलग अलग हीरोइन से, तो जब उसका एक्चुअल विवाह होगा तो वो क्या बोलेगी, 10 करके बेटा पहली है, रोल लेगा क्या, वो क्या बोलेगा, भैया फिल्म ही तो है, अरे भैया फिल्म ही तो है। तो रहेगी तो रहेगा या रहेगी तो वो दोनों क्या रहेंगे, अनमैरिड ही। तो जज साहब यही बोल रहे हैं कि तुमने सट्टे की ट्रांजैक्शन को अलाउड कर दिया, वेजरिंग की ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउड कर दिया, पर बाय नेचर तो वेजरिंग ही है। अलाउ कर दिया अलग मुद्दा है, पर बाय नेचर क्या है वो, क्यों, क्योंकि उनमें पांचों चीजें पूरी हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे लॉटरी खेलो, तो लॉटरी में पैसा भी है, अनसर्टेन भी पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी, म्यूचुअल चांस भी है, कोई पार्टी कंट्रोल भी नहीं है, और मेरा सिर्फ लॉटरी में किसका इंटरेस्ट है, मेरे स्टेक में मेरे पैसे का इंटरेस्ट है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे वैलिड कर दिया, पर लॉटरी का नेचर क्या है, लॉटरी मतलब वेजर, तो लॉटरी का नेचर तो वेजर ही है, भले ही उसका क्या कर दिया गया हो, वैलिड कर दिया हो। ऐसे पिछले वाला सेक्शन 27 में आना, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है, भले ही आपने रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड को 5 केस में जीपीएस सिग्नल लॉस में वैलिड कर दिया, पर है तो रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड ही ना, आपने वैलिड कर दिया अलग मुद्दा है, पर है तो रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। आपकी गवर्नमेंट ने वैलिड कर दिया लॉटरी, वो बात सही है, लेकिन जो वैलिड की गई है लॉटरी, वो लॉटरी है तो वेजर ही ना, बात समझ में आई। अब एक बात देखो, अगर वो दोनों खेल रहे हैं फुकरे फिल्म में, तो आप कह रहे हो वेजर है और वॉइड है। अब आप इसमें कह रहे हो जब गवर्नमेंट खिला रही है वही लॉटरी, तो आप कह रहे हो वेजर नहीं है और वैलिड है। तो जज साहब क्या बोल रहे हैं, वेजर नहीं है, क्यों बोल रहा है भाई, वेजर, लॉटरी अगर फुकरे में खेल रहे हो तो वेजर है, लॉटरी अगर गवर्नमेंट खिला रही है तो वेजर नहीं है। ये क्या बात हुई भैया, चाहे गवर्नमेंट खिलाए चाहे आप इलीगल खेलो, है तो वो क्या है, तो वो वेजर ही ना, बस फर्क क्या हुआ, आपने गवर्नमेंट की परमिशन के बिना खेला तो वॉइड है, गवर्नमेंट की परमिशन से खेला तो वैलिड है, पर दोनों चीजें है क्या, वेजर। तो जज साहब ने बोला आपकी गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर दिया, आप उसको लॉटरी को खेलते हुए गिल्टी नहीं पाए जाओगे, लेकिन सच ट्रांजैक्शन रिमेन्स, वो ट्रांजैक्शन रहेगी तो वेजर ही। बोलो बात समझ में आ रही है, राइट, बोलो समझ गए सर। ऐसी भैया मुझे ये बताओ, हॉर्स रेस है ना, हॉर्स रेस होती है नहीं होती, हाँ, जॉकी पे कौन पैसा लगा रहा है सर, ये रे राजा बाबू। अब भैया सुन लो, अब ये जहां पे ये खेल रहे हैं, क्या ये शर्त है, शर्त है क्या है, आप तो कोई शर्त थोड़ी है, क्या ये लॉटरी है। तो जज साहब ने बोला तुमने शर्त का सट्टे का एक रूप बदल दिया, क्या लगा दिया, हॉर्स रेस, लेकिन जहां ये खेल रहे हैं और गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो वैलिड है। लेकिन अगर ये वैसे ही लग रहा हो, टीवी में देख के लगा रहे हो तुम, जैसे वो दोनों लगा रहे थे, है ना, पटेल भाई और वो, तो क्या होगा सर, वैलिड होगा। लेकिन हम मान रहे हैं अगर कोई बंदा, समझ गए भैया, अब सुनना ध्यान से, ऐसे ही जज साहब ने बोला भैया एक नया रूप लेके आए लॉटरी के बाद आप हॉर्स रेस, तो जज साहब ने कहा हॉर्स रेस को भी लपेटते हैं, क्या हॉर्स रेस वेजर होगा या नहीं होगा। तो जज साहब ने कहा हॉर्स रेस, अगर आपने घोड़े पे पैसा लगाया है और अगर पैसा 500 से कम है तो वेजर है। उरी दादा बोले, उरी दादा ये क्या हो गया, और 500 से ज्यादा लगाया तो सट्टा नहीं है, वाह। भले ही एक चीज है, गवर्नमेंट उसे क्या करती हो, अलाउड करती हो, ये नहीं कि अपनी गली के पीछे घोड़े बुर के दौड़ा दी तुमने, मेरा कुत्ता काले वाला तेरा भूरे वाला दौड़ा दिया, कौन जीतेगा भाई, ये सब मत करना, है ना, अपने मोहल्ले में जाके, ठीक है, बात समझ आई। हाँ गवर्नमेंट ने उसे बैक किया, लेकिन सुनो अब लॉजिक सुनो इसका क्या है, पुराने जमाने का लॉ है, पुराने जमाने 500 रुपए क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे। तो जज साहब ने बोला कि 500 रुपए से नीचे वेजर मानेंगे, पता है क्यों, ताकि गरीब आदमी सट्टा ना खेले हॉर्स रेस का, और 500 से ऊपर क्या मानेंगे, वैलिड मान लेंगे, क्योंकि 500 से ऊपर जो पैसा लगा रहा है आज से 100 साल पहले, 500 रुपए से ऊपर कोई सट्टा खेल रहा है तो गरीब नहीं है, उसके पास इतना पैसा है, वो शौक के लिए खेल रहा होगा, फिर वो सैफ अली खान होगा, वाह बगोड़े पे नहीं चौकी पे लगाता हूं, है ना, फिर वो सैफ अली खान होगा भैया, बात समझ में आ गई बात। तो जज साहब ने बोला हॉर्स रेस कैरिंग प्राइस ऑफ 500 और मोर हैज बीन मेड वैलिड। रीजन समझ में आया क्या, 500 से ऊपर तो वेजरिंग नहीं है, वैलिड हो गया, हाँ
शॉक, आपने कहा शॉक है तो इंटरेस्ट बदल गया ना। हाँ मतलब वही कि भाई लॉ में क्या लिखी है, बात लॉ में लिखी है, लॉ उसका रीजन बता रहा हूं ना तुम्हें। अब उसका रीजन जज ने ये दिया, अब हमें इंटरेस्ट वाली बात नहीं, उसका रीजन जज ने क्या दिया कि हम चाहते हैं घोड़े की रेस कौन ना खेले, गरीब। और जज की नजरों में गरीब बंदा कौन होगा, जो आज से 40 50 100 साल पहले 500 से कम कमाता होगा। अब कम से कम यहां पर मेरे हिसाब से आजकल की लाइफ में इसके आगे कम से कम 2 जीरो तो बढ़ने चाहिए, है कि नहीं बात, 2 या 3 जीरो बढ़ने चाहिए। अगर मान लो यहां पर अभी लॉ में अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं आया, अगर मान लो यहां पे 5 लाख होता तो एक गरीब आदमी चाय वाला रिक्शे वाला खेल लेगा, बताना क्या वो खेल लेगा, चाय वाला रिक्शे वाला नहीं खेलेगा। रीजन उससे पता क्या बोलेंगे, घोड़े की रेस में पैसा लगाने के लिए कितने पैसे जमा कर दें, 5 लाख। वो कह रहा 5 लाख मैंने कभी जिंदगी में एक साथ देखी ना भाई, तो मैं कहां से लगा दूंगा 5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जज ने जो लिमिट बनाई अमीर गरीब की घोड़े की रेस में पैसा लगाने की, वो कितनी बनाई 500, और 500 से ऊपर वैलिड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगली बात जो बहुत मजेदार है, अगली बात जो बहुत मजेदार है, पहले तो समझनी पड़ेगी तुम्हें बात, बहुत ही शानदार बात, सुनना ध्यान से। यह बात रिलेट करती है कुछ हमारे शेयर से, किससे रिलेट करती है, शेयर मार्केट से रिलेट करती है। सुनो ध्यान से। अब देखो मान लो मैं शेयर्स की बात करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन से बताता हूं, है ना। अब मान लो राजा बाबू के पास मार्कर रखा है, मार्कर, राजा बाबू मार्कर ले आना, ठीक है, चश्मा उतार के आएगा राइट। अब ये बताओ, ये जो मार्कर है, ये मार्कर और मैंने एक ट्रांजैक्शन में लिया, ठीक है, ये मार्कर कितने खरीदा, 20 का खरीदा। अब मुझे लगता है मार्कर की मार्केट में क्रांति आ जाएगी, ठीक है ना, जैसे भैया सैनिटाइजर की मार्केट में आ गए और मास्क की मार्केट में आ गई, ये अभी बैठा लगा के, है ना, ऐसे कुछ आ जाएगा। लोग बाग क्या करेंगे, लोग बाग क्या करेंगे, आतंक मच जाएगा, स्केर्सिटी हो जाएगी, लोग बाग भर भर के क्या लेके जाएंगे। ऐसी शेयर्स में होता है। आपको लगता है ये शेयर क्या हो जाएगा सर, बढ़ने वाला लगातार बढ़ेगा, तो आपको लगा क्यों ना ऐसा कर लेता हूं, उसकी ट्रांजैक्शन आज ही कर लेता हूं। तो मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं है अभी, मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं है, पर मैं इसके एग्रीमेंट को अभी कर लेता हूं। मैंने कहा भाई ये जो मार्कर है, पेन है या शेयर्स है ना। मैं राजा बाबू के पास आया, राजा बाबू को मैंने बोला, राजा बाबू बेचते हैं माल, राजा बाबू को मैंने बोला भाई ये मार्कर मैं आऊंगा 25 दिसंबर को। कब आऊंगा, हाँ 25 दिसंबर को आऊंगा, और ये मार्कर भाई राजा बाबू मैं तुमसे 100 रुपए का लूंगा। राजा बाबू को लगा अभी कितने का चल रहा है ना, 20। बढ़िया बात है, हाँ सर। राजा बाबू लालच में आगे क्या कर लिया सर, डील कर लिया। ऐसी एक शेयर है, मुझे लग रहा है कितने का चल रहा है सर, है ना, 100 रुपए का चल रहा है ना। मुझे लगा कि भैया अब ये दिसंबर तक 1000 पहुंच जाएगा, तो मैंने डील कर ली, भैया मैं कितने का ले रहा हूं, ये 100 रुपए का। राजा बाबू ने एग्रीमेंट में क्या कर दिया सर, साइन कर दिए, एग्रीड। एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब राजा बाबू ने कहा सर पक्का एग्रीमेंट कर लेते हैं, 100 रुपए का बेचूंगा आपको, 25 दिसंबर को आ जाना। ये एग्रीमेंट आज हुआ, अब समझना ध्यान से। अब कौन सी डेट आई सर, बिल्कुल फिल्मों की तरह, कुछ महीने बाद। अब सुनना ध्यान से, 25 दिसंबर को ये मार्कर का मार्केट प्राइस हो गया 150 रुपया, यानी वो शेयर जो 100 रुपए का मैंने एग्री किया था, और जब राजा बाबू ने, है ना, इसको एग्रीमेंट में लिखा था, आज वो कितने का हो गया। किसके दिल पे बहुत ज्यादा दर्द होगा, अरे भैया क्यों क्यों दर्द होगा भैया, क्योंकि राजा बाबू को ये नहीं लग रहा, राजा बाबू को ये नहीं लग रहा कि भैया मैंने जो खरीदा या मैं खरीदूंगा ये होगा। राजा बाबू को लग रहा है कि यार मार्केट में जो चीज 150 की बिक रही है, मुझे कितने पे बेचनी पड़ेगी। तो फोन कौन लगाएगा, मैं लगाऊंगा। राजा बाबू दुकान पे कब मिलोगे, सर दुकान पे ही हूं, आ रहे हो क्या, हाँ आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, तैयार रखियो मार्कर, है ना, 100 का। अब पता क्या हुआ, अब मैं राजा बाबू की दुकान पे गया, दुकान पे मैंने राजा बाबू कितने पे किए, 100 पे किए, और क्या ले लिया सर, शेयर्स या मार्कर ले लिया 100 के भाव पर। अब सुनना ध्यान से,
अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने राजा बाबू से क्या लिया, ये मार्कर लिया, कितने का, 100 रुपए का, और इसको बेच दिया। अभी कह रहे सर मुझे बेच दो, मैं है ना मेरे काम आएगा पढ़ने के, कितने का बेचूंगा, क्योंकि इसको पता है कि बगल वाली दुकान वाला कितने का दे रहा है, 150 का। मैंने कहा 150 का दे रहा है, मैं 150 का दे दूंगा, कुछ मोल भाव कर लेंगे, 140 में 50 में 145 में लगा लेंगे, तो मुझे फायदा हो गया नहीं हो गया, कितने रुपए का सर, 50 रुपए का फायदा हो गया। अब पता है कि मेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरे साथ दिक्कत यह है कि राजा बाबू से तो लोग आसानी से खरीद लें क्योंकि ये दुकानदार है। अगर मैं दुकानदार नहीं तो मेरे लिए बेचना बड़ा मुश्किल है। अब मैं मार्केट के लिए ढूंढ रहा हूं, भैया क्लास के बाद खरीद लियो यार, कोई खरीद लियो, थोड़ा सस्ता दे दो, खरीद लियो भाई, है ना, साइड बिजनेस के लिए। लेकिन लोग इसकी दुकान पे जाके खरीद लें क्योंकि ये इस चीज का बिजनेस करता है। तो मैंने एक नया जुगाड़ निकाला राजा बाबू को। मैंने कहा राजा बाबू एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से, तुम ये मार्कर मुझे कितने का दोगे, भैया बताओ ना कितने का दोगे, 100 का देना पड़ेगा, एग्रीमेंट है। अगर मैं तुमसे ये नहीं लेता और तुम इसे बगल वाले को बेच देते अपने, तो तुम्हें कितने का बेचते, 150 का। अब 150 का माल तुम्हें मुझे कितने में देना पड़ रहा है, तुम्हें कितना लॉस हो गया, 50 का लॉस हो गया। बाबू ये पकड़ ले, तू 50 दे देना सीधा मुझे, कोई दिक्कत है क्या, हाँ तू भाई 50 दे दे, मेरा क्या होगा, मेरा ग्राहक ढूंढना क्या हो जाएगा सर, बच जाएगा, 50 दे देना मुझे सीधा। और राजा बाबू कह रहे चलो भाई सर आपसे क्या बहस करूं, ठीक है सर। मैंने कहा भाई तू तो बेच ही देगा, अब मार्केट में इतनी डिमांड है कि क्या करना है कि ये सामान क्या होगा सर, सेल होने होना है। तो मैंने पता क्या किया, मैंने कहा पहला केस नंबर 1, पहले मैं 100 रुपए पे करूंगा और फिर क्या करूंगा, शेयर और मार्केट लेने के बाद क्या करूंगा, सेल करूंगा 150 में, और कितने का प्रॉफिट कमा लूंगा, 50 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा, तो मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। दूसरे मैंने राजा बाबू को पटा लिया क्या कह के कि भाई कहते तो लॉस कितने का है सर, 50 का ही है। सीधा राजा बाबू मुझे क्या कर दो, पे द डिफरेंस अमाउंट, पे द डिफरेंस। भाई राजा बाबू मुझे क्या दे दे भाई, तू मुझे सीधा डिफरेंस दे दे, कितने रुपए, 50 रुपीज का डिफरेंस दे दे। बात जमती है, मारे जमते कि नहीं जमते, जल्दी बोला जमते कि जमती। अब जज साहब ने पता क्या बोला, जज साहब ने बोला क्या इस ट्रांजैक्शन में सामान की फिजिकल डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है, दूसरे वाले केस में नहीं, पहले वाले कैसे बोलो, अगर सामान की फिजिकल डिलीवरी हुई है दैट ट्रांजैक्शन इज वैलिड। क्या इस वाले केस में सामान की फिजिकल डिलीवरी हुई है नहीं हुई है, नहीं हुई ना, इसलिए ये क्या है, इसलिए सट्टा है और वॉइड है। पता ऐसा क्यों है, फिर तो तुम किसी सामान को खरीदने की जरूरत नहीं है ना, फिर पता क्या होगा, फिर तो तुम और मैं सटोरे होगा, सटोरे। पता है क्यों, हमने भैया मार्केट में हमने क्या किया, हमने मार्केट में एक शेयर देखा, मान लो कौन सा शेयर देखे बताओ, कौन सा, टाटा स्टील, टाटा स्टील देख लेते चलो, है ना, टाटा स्टील शेयर प्राइस। अब तुम्हें लगा आज टाटा स्टील का प्राइस कितना है, 106 रुपए, मान लो 107 रुपए है। अब तुम पता क्या कह रहे हो, तुम हम और मैं ही आपस में खेल रहे हैं, हमें टाटा स्टील से कोई मतलब नहीं, हमें डीमैट अकाउंट से कोई मतलब नहीं, हमें शेयर खरीदने से कोई मतलब नहीं। हम क्या कह रहे हैं, टाटा स्टील कितने का चल रहा है भैया, 107 का चल रहा है। राजा बाबू को पीछे वाले भैया, पीछे वाले मांस वाले भैया को क्या लग रहा है कि ये 25 दिसंबर को 150 पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा भाई, टाटा की कंपनी यार 150 पहुंचेगा ही। अब उसको लग रहा है भाई, उसने कुछ स्टडी की होगी, लग रहा है दिसंबर तक कितने पहुंच जाएगा, 150। अब ये मेरे से कह रहा है सर एक काम करते हैं, अगर ये 150 पहुंच गया, अभी कितना चल रहा है 107, अगर 150 पहुंच गया है ना, तो आप मुझे कितने रुपए दे देना, है ना, शर्त लगा लेते हैं 150 पहुंचेगा। मैंने कहा ना 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 150 ना पहुंचे, है ना, ये उल्टा 100 रुपए पहुंचेगा। बात समझ में आ गई। अब ये बताओ, मान लो सच में 25 दिसंबर को शेयर कितने का हो गया, 150 का। अब वो कह रहा है सर शेयर की लेन देन कौन कर रहा है, कितने रुपए निकालो, 43 रुपए दे दो, कितने रुपए दे दो, आप हार गए, कितने रुपए से हार गए, 43 रुपए से हार गए, 43 रुपए दे दो। बात समझ में आ रही है। अब जज क्या बोल रहे हैं, जज ये बोल रहे हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो बस स्क्रीन चलाई, सट्टा शुरू। टाटा स्टील वाले कह रहे हैं भाई हमें ना पता कुछ भी, हमें क्या पता, क्या टाटा स्टील के शेयर एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर के पास पहुंचे,
नहीं पहुंचे। क्या डीमेट अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हुई? नहीं हुई। क्या सरकार जो शेयर खरीदने बेचने पर टैक्स लगाती है उसे बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नाम से सरकार के पास कोई शेयर की खरीद बेच पे टैक्स पहुंचा? नहीं पहुंचा। ना टैक्स दे रहे, ना शेयर बेचा जा रहा, ना डीमेट अकाउंट खुल रहा, ना बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही, सब कुछ इलीगल कर रहे हो। और तुम क्या कर रहे हो? शेयर की खरीद बेच चल रही है, सर एक साथ हो भी गया। है ना? ये लो भैया, वो तो लाइव चल रहा है ना। तो भैया ये बताओ शेयर की खरीद बेच चल रही है आपकी, और शेयर की खरीद बेच चल रही है जिसमें फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है। सट्टा नहीं है ये, मतलब सट्टा है कि नहीं? अब जज कह रहे हैं तुम शेयर छोड़ो, तुम क्या कहते हैं इस पे पेंसिल पे कर लो सट्टा, है ना? तुमने कहा भैया ये नियॉन पेंसिल अप्सरा की, है ना, राइट, ये पेंसिल है ना 2025 में 30 में पता नहीं कब मिला, इतने की हो जाएगी। तुम भी सट्टा खेल रहे हो, है कि नहीं बात? तुमने ऐसी गोल्ड पे सट्टा खेल लो भाई। गोल्ड का भाव क्या चल रहा है आज, समझ गए ना? बात समझ में आ रही है? अब भाई गोल्ड का भाव इतना चल रहा है, तुम गोल्ड पे सट्टा खेल लो। बताओ क्या गोल्ड की डिलीवरी हुई? सुनने रे बात मेरी, गोल्ड की डिलीवरी हुई क्या? तो बताओ सट्टा नहीं है। जज साहब ने कहा भाई पूरी दुनिया सटोरी बन जाएगी, कुछ कोई काम ही नहीं करेगा, लोग क्या करेंगे सर? सटोरे बनो, सट्टा खेलो। तो जज साहब ने कहा अगर फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व होती है तो वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन लीगलाइज होती है। अगर फिजिकली मैं डिलीवरी करूंगा तो शेयर मार्केट में क्या होगा? डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, लीगल ट्रांजैक्शन होगा। डीमेट अकाउंट में पैसा कैसे जाएगा? आपके बैंक के खाते जाएगा, जैसे आपके पेटीएम वॉलेट में जाता है। तो सब कुछ लीगलाइज है। और यहां तुम सिर्फ एक स्क्रीन खोल के बैठे हो, इतने दिन में मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा, नहीं हुआ तो तू मुझे इतने पैसे दे दियो। सट्टा है कि नहीं? इसलिए जज साहब ने क्या बोला, अगर फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है तो वो तो घंघोर पाप है भाई। तुम बिना करे क्या कर रहे हो? सट्टा। फिर तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं सट्टे के लिए। सोना चांदी, शेयर, गेहूं, आटा, दाल, चावल, जिसमें तुम्हें लगता है प्राइस फ्लक्चुएट होता है, उस पर क्या कर लो? सट्टा खेल दो। और क्या कर लो? सिर्फ 50-50 रुपए के डिफरेंस अमाउंट में डील कर दो। आपने अच्छा गाइड बताओ, ठीक है? पकड़ के तो लपेटे जाओगे, हॉस्टल में करेंगे, है कि नहीं बात? हॉस्टल में करेंगे शेयर मार्केट खोल के, ठीक है, डीमेट अकाउंट के बिना ही। अच्छा उल्टा करते हैं, सुनना, उल्टा करते हैं। मेरी और राजा बाबू की डील कितने में हुई? 100 की हुई। इस बार MRP पहुंच गया, मान लो चलो बालक बच्चे के 10 से 101 रुपए की 80 रुपए, कितना पहुंच गया? 80। अब किसके दिल में दर्द होगा? क्यों? क्योंकि जो चीज मार्केट में कितने की बिक रही है, मुझे कितने में लेनी पड़ेगी? अब मुझे 100 में लेनी पड़ेगी। दिल में तीर चुभेगा, है ना? रीजन, जो मार्केट में कितने की चीज मिल रही है। अब कौन कॉल करेगा? मैं राजा बाबू करूंगा, राजा बाबू मुझे कॉल करेगा। राजा बाबू कॉल करेंगे, सर कहां पे हो? पढ़ा रहा हूं, कोचिंग के बाद आ नहीं पाऊंगा, उसके बाद मैं आ रहा हूं, जितना मतलब मैं आ रहा हूं। अब राजा बाबू दौड़ आएगा मेरे पास। अब मैं उसकी दुकान पे नहीं जाऊंगा, वो यही आ जाएगा। क्योंकि राजा बाबू को पता है क्या होगा कि जो चीज मैं सर को 100 की बेचूंगा वो मार्केट में कितने की चल रही है? 80 की। यानी जो मैं अपनी दुकान से 80 का माल बेचता हूं वो उसके लिए सर मुझे कितना पैसा देंगे? 20 का मुनाफा दिख रहा है, इसके आंखों में डॉलर के निशान बन रहे हैं, है कि नहीं बात? राइट। अब देखो, अब क्या हुआ, हमने बिल्कुल ईमानदारी वाला काम किया। एक्चुअली में राजा बाबू आ गए, मैंने कितने रुपए दे दिए? 100 रुपए दे दिए। राजा बाबू से क्या ले लिया? मार्कर, पेंसिल या शेयर्स ले लिए, और मार्केट में कितने का बेच दिया? सेल किया 80 रुपए पे, और कितने का लॉस झेला? इस ट्रांजैक्शन पे मुझे लॉस हो गया कितने रुपए का सर? 20 का, ठीक है। अब मैं राजा बाबू से कह रहा हूं भाई पहले मैं 80 दूंगा, फिर क्या करूंगा? पहले मैं 100 रुपए दूंगा, फिर क्या करूंगा? मार्कर लूंगा, फिर मार्कर को बेचने जाऊंगा, फिर ग्राहक मिलना मुश्किल, और मिलेगा भी तो कितने का बेचूंगा? मैंने कहा भाई मेरी जेब से 20 तो जाने तो एक काम कर, मार्कर दुकान पे रहने दे, मुझसे कितने ले ले। तो मैंने क्या किया? डिफरेंस पे कर दिया। क्या पे कर दिया? डिफरेंस पे 20 रुपीज। क्या इसमें फिजिकल डिलीवरी हुई? तो जज साहब ने कहा क्योंकि यहां पर शेयर्स की और प्रोडक्ट की फिजिकल डिलीवरी थी केस नंबर 1 में, तो ये तो क्या हो गया सर? वैलिड। और क्योंकि यहां पे तुम फिजिकल डिलीवरी नहीं कर रहे, टाटा के शेयर्स की तरह, गोल्ड के प्राइस की तरह तुम क्या नहीं कर रहे? फिजिकल डिलीवरी नहीं कर रहे, सिर्फ इसके मोल भाव पे खेल रहे हो कि दिसंबर में गोल्ड कितने का होगा, उसके हिसाब से लेन देन कर लेंगे डिफरेंस का। तो जज साहब ने कहा अगर तुम फिजिकल डिलीवरी नहीं करते, सिर्फ किस पे खेल जाते हो?
डिफरेंस पर खेल जाते हो तो वो क्या होगा सर? वो वॉइड होगा, वो वेजर होगा. दैट ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन, दिस डिफरेंस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन. क्या होती है सर ये? हाँ, दिस डिफरेंट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन. अगर आप मुझे बोलो तो सर दो वैलिड हो गई, दो इनवैलिड हो गई. जो इनवैलिड ट्रांजेक्शन है ये वाली, ये जो दो इनवैलिड ट्रांजेक्शन है जिसमें आप डिफरेंस में खेल रहे हो, सच डिफरेंस इज कॉल्ड. अब सुनो, आज की बात बहुत सिंपल. शेयर्स या किसी प्रोडक्ट में फिजिकली माल दे रहे हो और ले रहे हो, वैलिड इनवैलिड. और तुम माल बेच खरीद ले माल की फिजिकल डिलीवरी कर ही नहीं रहे. क्या कर रहे हो? स्क्रीन से लगा रखे, कह रहे कि 25 दिसंबर को फैसला कर लेंगे. तो क्या होगा? तुम बिजनेस थोड़ी कर रहे हो. फिर वो तुमने ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी, ना सामान खरीदा, ना ट्रेडिंग करी, ना बैंक का खाता. तुमने तो क्या कर रहे हो? सट्टा है. तो जज साहब ने कहा इट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन. अब देखो ये लिखी बात, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? गैम्बलिंग बोलेंगे और क्या बोलेंगे सर? वॉइड बोलेंगे. अगर आपने क्या किया है? डिफरेंस को सेटल कर दिया. सेटल द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस. बात समझ में आ गई? राजा बाबू बताओ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 100. पहले केस में मार्केट प्राइस कितना था? 150. दूसरे केस में मार्केट प्राइस कितना था? 80. अगर मैं मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के डिफरेंस को सेटल कर रहा हूं और प्रोडक्ट की लेन देन नहीं कर रहा तो वो सट्टा है. बात समझ में आ गई? अब इस एग्जांपल को पढ़ने की जरूरत नहीं है. सेम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 100. मार्केट प्राइस कितना हो गया? 150. अगर फिजिकल डिलीवरी है तो क्या होगा? वैलिड. और अगर तुमने 50 का लेन देन कर दिया तो क्या होगा? यही तो एग्जांपल दिया तुम्हें मैंने. एग्जांपल दिया नहीं दिया? राइट. अगला देखो, तुमने कितने की डील करी? हाँ सॉरी, 150 का प्राइस है ना. कितने का प्राइस है? 100 का नहीं, कितने का प्राइस है? 150 का. और मार्केट में कितने का हो गया? 200 का. तो 50 का लेन देन कर लिया तो सट्टा है. 50 का लेन देन नहीं किया, फिजिकल डिलीवरी की तो क्या है? वैलिड है. अच्छा, 150 का हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था सर? 150. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 150 और अब मार्केट में कितना पहुंच गया? वो 125, जिसका मैंने तुम्हें क्या किया? सिर्फ 25 रुपए का डिफरेंस दे दिया. ये क्या है? सट्टा. लेकिन मैंने तुम्हें कहा 25 रुपए का डिफरेंस नहीं दूंगा. क्या दूंगा? शेयर खरीद. क्या खरीद भाई? शेयर्स की लेन देन करूंगा. फिजिकल डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है? तो क्या होगा सर? वैलिड होगा. अब ये फिजिकल डिलीवरी बात यहां भी लिख दी अलग से, जो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. ट्रांजेक्शन विच आर लुक अलाइक वेजर बट नॉट वॉइड, ये लिखी बात. अभी बताऊंगा, पहुंचा कहूं. ये क्या लिखा है? कमर्शियल ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन. सबसे खतरनाक वर्ड क्या जिसके ऊपर खतरा बनाना है? ये है वो डेंजर वर्ड. इस पे खतरा बना लेना. अगर क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा है दैट यू डिलीवर्ड द गुड्स तो वैलिड. और अगर क्वेश्चन में वर्ड क्या लिखा है? यू सेटल द डिफरेंस. बोलो सीक्रेट याद जाएंगे. क्वेश्चन में डिलीवर्ड लिखा है तो, और क्वेश्चन में डिफरेंस सेटलमेंट लिखा है तो वॉइड. तो ये एक डिलीवरी वर्ड और ऊपर डिफरेंस सेटल वर्ड. अगर ये दो वर्ड लिखे हैं, अगर ये लिखा है डिफरेंस इन प्राइस, ये वाला वर्ड, तो क्या होगा सर? वॉइड होगा. ट्रांजैक्शन जो वेजर का नाम नहीं लेती पर वेजर मानी जाती है. आखिरी पॉइंट आता है उसमें क्रॉसवर्ड पजल. क्रॉसवर्ड पजल समझते हो ना, जो न्यूज़पेपर वगैरह में कई बार आती है. लेकिन इसका दुनिया में एक ही केस है और एग्जाम में क्वेश्चन भी एक ही बनेगा. अगर एक वर्ड क्वेश्चन में लिखा है सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एंड केप्ट विद द एडिटर, यानी कि आपने क्रॉसवर्ड पजल का सॉल्यूशन पहले से निकाल के एडिटर के पास दे रखा है, यानी एडिटर को पता है ना. राइट. तो हम उसे क्या मानेंगे सर? वेजरिंग ट्रांजैक्शन मानेंगे. ठीक है. लेकिन उसका सॉल्यूशन अभी किसी एडिटर के पास रखा नहीं है तो फिर हम उसे वेजर नहीं मानेंगे. पहले केस पढ़ो, यानी कि पहले केस आया फिर ये लॉ बना. तो पहले हमें केस पढ़ना है फिर लॉ पढ़ना है. इन क्रॉसवर्ड पजल वॉज गिवन इन मैगजीन. एक क्रॉसवर्ड पजल को मैगजीन में निकाला गया है ना, आज से 60-70 साल पहले. और क्या कहा गया कि इसका सॉल्यूशन
किसके पास रखा है? केप्ट विद द एडिटर, और वो बनाया जा चुका है। तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला ऐसा गेम जिसका सॉल्यूशन बना के एडिटर के पास रखा गया है, यानी है ना, गेम ऑफ चांस होगा, एंड देयरफॉर हम उसे किसकी तरह मानेंगे सर? एक वेजर ट्रांजैक्शन की तरह ही मानेंगे। यानी कि वो छुपा के रखा गया किसके पास? एडिटर के पास। तो बाकी लोगों के लिए क्या हो गया? सट्टा ही हो गया। यानी कि उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक बंदे के पास है, वो कह रहा मैं नहीं बताऊंगा, मुझे तो बस वो बंदा ला दो जिसने बताया सर मेरा सॉल्यूशन ही है, मैच कर गया तो क्या हो गया? तो लॉटरी भी तो यही होती है, लॉटरी का नंबर निकला, बस वो बंदा आ जाए जिसका नंबर क्या हो जाए? मैच हो जाए, तो वो क्या है? यानी किसी का नंबर तो लॉटरी में भी किसके पास रखा है? गवर्नमेंट के पास रखा है। भाई मान लो 1 करोड़ की लॉटरी है, सारे टिकट बिक गए, तो एक नंबर तो लॉटरी का निकालोगे, एक भी नहीं निकालोगे, एक तो निकालोगे ना। और वो लॉटरी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। वो लॉटरी का नंबर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। ऐसी यहां पे वो क्रॉसवर्ड पजल का सॉल्यूशन किसके पास है? एडिटर के पास है। एडिटर कह रहा है किसी को नहीं दूंगा, जब सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे तब मैं बोलूंगा इसका सॉल्यूशन ये है, और जिसका सॉल्यूशन मैच हो गया वो क्या ले जाए? इनाम ले जाए। तो ये भी तो सट्टा ही खिला रहे हो आप, बस आपने लॉटरी की जगह गेम क्या कर दिया? क्रॉसवर्ड कर दिया। अब तुम क्रॉसवर्ड की जगह क्या बना दो? लॉटरी बना दो। तो तुमने सॉल्यूशन को रखकर मैच कराने वाला गेम शुरू कर दिया। हम इसे क्या मानेंगे सर? वेजरिंग मानेंगे। इट इज लुक अलाइक लॉटरी, जहां पर एक नंबर जिसका मैच करेगा उसी को इनाम मिलेगा। यहां पर ऐसी एक क्रॉसवर्ड सॉल्यूशन जिसका मैच करेगा उसको इनाम मिलेगा। तो सट्टा ही तो लगा रहे हो तुम। बात समझ में आई? तो कितने केस हो गए सर जो सट्टे की तरह पाए जाते हैं? कौन कौन से? लॉटरी, हॉर्स रेस, स्पेकुलेशन, क्रॉसवर्ड पजल। बात समझ में आ गई? मतलब 2 पॉइंट बचे आखिरी, पक्का 2 मिनट के पॉइंट है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या तुमने एक ये वाली मूवी देखी है? कहां देखने का टाइम देते हो? मिस्टर बीन के सारे देखे? मैंने भी लगभग देखे। हाँ ये वाली। वो कहता है छोरी समझ के लड़ियो, वो क्या बोलती है? बस छोरी समझ के मत लड़ियो। 50 रुपए का इनाम। कितने रुपए का इनाम? अब ये बताओ, इनाम तो मिल रहा है और दंगल करने पे यानी कि है ना, कुश्ती करने मिल रहा है, सट्टा है या नहीं है? नहीं है। क्यों? ना, पता क्यों नहीं है? ये जज साहब ने कहा अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी अमाउंट में आपकी किसी एग्रीमेंट पर क्या इन्वॉल्व है। और आज की बात बताऊं, ये ड्रीम 11 पता क्यों चलता है? क्योंकि गवर्नमेंट को ड्रीम 11 वालों ने पटा लिया कि इसमें क्या इन्वॉल्व है? स्किल। आपका बहुत दिमाग लगता, तो ये कर ले मैं टीम बना लूंगा, है ना, राइट। दिमाग से खेलो, 1 मिनट जो दिमाग से खेलो कि भैया कौन खेले कौन, क्या स्किल इन्वॉल्व है उसमें? प्रैक्टिकली कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है। तुम्हें पता है विराट कोहली 0 पे आउट होगा सेंचुरी बना देगा? है नहीं ना। लेकिन हमारी स्किल इन्वॉल्व है, विराट कोहली को लेना जरूर टीम में, है कि नहीं बात? राइट। अब देखो क्या लिखा है, वेयर प्राइज मनी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस। अगर प्राइज मनी स्किल और इंटेलिजेंस पे है तो क्या होगा सर? वैलिड होगा। देखो, एग्रीमेंट टू एंटर इनटू रेसलिंग इवेंट, जहां पर रिवॉर्ड दिया जाएगा, है ना, जितना भी टिकट बिका है उसमें से रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो क्या होगा सर? सुल्तान में भी पिक्चर देखी थी सलमान खान वाली सुल्तान, और दंगल में भी मैंने तुम्हें दिखा दी बात कि भैया वो इनाम क्या होगा सर? धनराशि वैलिड होगी। लेकिन एक बात लिख दी, एज पर द प्राइस कंपटीशन एक्ट गेम ऑफ स्किल वेजर नहीं होता, अकॉर्डिंग द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000। यहां तो 50 रुपए मिले 100 रुपए मिले तो वेजर नहीं है कि नहीं बात? लेकिन जो प्राइस कंपटीशन एक्ट है या दूसरे जो एक्ट है, अब वहां पर क्या कर दिया गया है कि 1000 अमेंडमेंट कर दी, 1000 रुपए से ऊपर भी क्या हो जाएगा, वो आप क्या मान लेते हैं? उसे वेजर नहीं मानते। वो तो एक एक्ट में लिख दिया, दूसरे एक्ट ने उसे क्या किया, है ना, उसको क्या मान लिया? वैलिड मान लिया। लेकिन अपने को एग्जाम में यही लिखना है कि भैया प्राइस कंपटीशन एक्ट से 1000 रुपए से नीचे क्या होगा? वेजर नहीं मानते। और स्किल इन्वॉल्व होती है जिन चीजों में तो वेजर नहीं मानते, क्योंकि जहां थोड़े कॉन्ट्रोवर्सी डिस्प्यूट होता है ना लॉ में, तो वहां पे एग्जाम में कम आता है। तो ये वाला एग्जाम में पूछा जाना कम होता है। स्किल नहीं लगती उसमें तो नहीं, उसका एक वर्ड याद रखना,
जो बताया ऑलरेडी केप्ट विद द, हाँ वो सर कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गई। इंश्योरेंस, अब खुद सोच के बताओ इंश्योरेंस का भी वेजर होगा क्या? तुमने कार का इंश्योरेंस करा लिया, सट्टा है? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, तो तुम बताओ, तो अपनी कार खुद ही जाके खंबे मार दोगे? इंश्योरेंस मिलेगा, मजा आएगा, जीत गया जीत गया। वो देते भी नहीं है चालू में। क्या जितने भी तुम्हारे डैमेज होगा उससे उतना तो इंश्योरेंस देते भी नहीं। वो कहते हैं भैया टायर फूट गया है ना, तो टायर इंश्योरेंस में कवर नहीं होता भाई, है ना। कुछ चीजें इंश्योरेंस वाले कहते हैं ये चीजें कवर, बताओ होती है नहीं होती है? नहीं होती, नहीं होती, टायर वगैरह नहीं करते। टायर तो घिसेगा ही, फिर इंश्योरेंस में ना चेंज करा लूंगा मैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इंश्योरेंस का सट्टा होगा क्या? नहीं, ये तुम जानते हो क्या लिखी है बात। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इधर ध्यान दो, अरे मुन्नी सुन मेरी बात। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दो, इसमें हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है। एक्सीडेंट हुआ तो मिलेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे, पर ये सट्टा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें कोई हार जीत नहीं होती। अच्छा बताओ, अगर तुमने अपनी गाड़ी खंबे में लेके मार दी, जीत गए तुम, इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, जीत गया जीत गया, है कि नहीं बात? अरे तो जीतोगे जब तुम्हें कुछ प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट तो आना नहीं, वो गाड़ी ठीक करा दे वही बड़ी बात है। और तुम्हारे फिर दिक्कत अलग, इंश्योरेंस को कॉल करो, गैरेज तक जाएगी, फिर तुम कोचिंग कैसे आओगे, इसकी दिक्कत अलग। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस सिर्फ बेनिफिट के लिए है पब्लिक के, पर वो वेजर नहीं होता। आखिरी बात जिसकी मैं कोई मूवी नहीं दिखा रहा, लक्ष्मी चिट फंड याद है? एक्चुअली में जो दिखाते हैं लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन में पैसा डबल, एक्चुअली वो चिट फंड है नहीं, ठीक है। एक्चुअली वो चिट फंड नहीं है। लेकिन बताओ कुछ लोगों की मम्मी जी, कुछ लोगों की मम्मी जी, ससुराल वाली मम्मी जी नहीं बोल रहा मैं, तुम्हारी खुद की मम्मी बोल रहा हूं। कभी सोचो मम्मी जी तो मैं ससुराल वाले को बोलता हूं, है ना, राइट। तो कुछ लोगों की मम्मी जी क्या करती होंगी, किटी में जाती होंगी, है ना, और हो सकता है वहां पर वो कमेटी डालती होंगी, सुना होगा कमेटी होती है ना, कमेटी, किटी कमेटी, कुछ ऐसे वर्ड चलते हैं। कमेटी का मतलब पता क्या होता है? सुनना बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है। कमेटी एक पैसा उठाने का, लोन लेने का तरीका है। अब भैया तुमने एक मटका बनाया, मटके में सबने, तुम 10 जने हो, मुझे मिला के हम सब 10 जने हैं, हमने मटके में 10-10 हजार रुपए डाले, कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 1 लाख। अब सबकी पर्ची डली, कितनी पर्ची डली? 10 पर्ची डली। अब 10 की पर्ची में से जिसका भी नंबर निकलेगा, घुमा के नंबर निकल गया, मान लो भैया उसका क्या नाम है भैया पीछे वाले, कोई बता दो। हाँ, रॉबिन, शुभम, मुझे लगा रॉबिनहुड, शुभम की पर्ची निकल गई, 1 लाख रुपए किसको दे दिए जाएंगे? शुभम को। अब 1 लाख रुपए शुभम ले गया, कोई ब्याज नहीं देना। इससे पता है लोगों का फायदा क्या होता है? भैया तुम्हें टीवी लेना है, तुमने देखा टीवी आ गया 90,000 का, 1 लाख रुपए का, अब तुम्हारे पास 1 लाख नहीं, तुम बैंक के ईएमआई के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, तो तुम कमेटी डाल दोगे। कमेटी डाल दी, कमेटी डाल के कितने रुपए मिल गए? 1 लाख रुपए, कोई ब्याज नहीं देना। अब सुनना ध्यान से, अगला महीना आया, हर महीने चलता है खेल, अगले महीने मटके में फिर कितने रुपए डाले जाएंगे? 1 लाख रुपए। शुभम डालेगा नहीं डालेगा? शुभम उसमें 1 लाख रुपए डालेगा नहीं डालेगा? पैसे शुभम को डालने पड़ेंगे भैया, लोन की तरह तो है। लेकिन फिर मटके में फिर से पर्ची उछलेंगी, अब पर्ची में शुभम की पर्ची भी उछलेगी। शुभम कह रहा मेरी भी उछाल लो, अबे तेरी की उछाल ले, तूने ले लिए पहले पैसे। अब कितने जने की उछलेगी? 9 पर्ची। अब 9 पर्ची में पता लगा इस मुन्नी की निकल गई पर्ची, क्या नाम है मुन्नी? गार्गी। अब उसमें गार्गी की पर्ची निकल गई, निकल गई। अब वो 1 लाख रुपए किसको मिल गए? गार्गी को। अब हम 10 जने जो है, क्या अगले महीने के मटके में फिर से पैसे डलेंगे नहीं डलेंगे? फिर से डलेंगे। लेकिन अगले महीने पर्ची किसकी डलेगी? 8 लोगों की। शुभम की और गार्गी की पर्ची नहीं डली, क्योंकि इनको तो पैसा मिल चुका है। अच्छा, इनको पैसा मिल चुका है, ये एक तरीके से लोन हो गया, क्या वापस पैसा चुकाएंगे नहीं चुकाएंगे? चुकाएंगे। इस कॉन्सेप्ट में हर एक महीने पर्ची डलती जाती है, 8, 7, 6, 5 ऐसे करके डलती जाती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर लीगली बैंक के थ्रू करा जाए, किसके थ्रू? बैंक के थ्रू करा जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चिट फंड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? यह आसान तरीका है लोगों का लोन लेने का आपसदारी में। इसलिए तुम सुनते होंगे कुछ लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, होता ही नहीं होता ऐसा। सबसे बड़ा नुकसान पता किसका होता है? जिसकी पर्ची सबसे आखिरी में होती है, क्योंकि उसे डर होता है कोई भगलिया लेगी तो गया काम से। क्योंकि जिसकी पर्ची सबसे आखिरी में निकलेगी, यानी जिसकी पर्ची सबसे 9 की पर्ची निकल गई, तो आखिरी में जो बंदा बचेगा, मान लो आखिरी में मैं बचा, अब सब लोग पहले 1 लाख रुपए डालेंगे और वो किसको दे दी जाएंगे? क्योंकि मटके में पर्ची किसकी पड़ी है? मेरी। तो मुझे क्या लगा, पिछले 10 महीने से हर बार 10,000 रुपए डाल रहा हूं और मेरा नंबर कब आया? सबसे आखिरी में। 1 लाख किया।
यानी 1 लाख तो मैं पहले दे ही चुका हूं, वापस क्या आ गया 1 लाख। सबसे आखिरी वाले का नुकसान होता है। सबसे मजे किसके आते हैं? सबसे पहले वाले के। पता है क्यों? क्योंकि वो अभी उसने कितने रुपए दिए? 10,000। सबसे मजा है शुभम के, उसने कितने रुपए डाले? 10। ले कितने रहा है? 1 लाख। उसका तो एक इकट्ठा अमाउंट आ गया ना, तो आराम से शॉपिंग कर सकता है वो। और सबसे आखिरी वाले का रिस्क भरता जाता है। शुभम भग गया तो मेरे जस्ट बगल से बगल वाले मकान में एक भैया रहते थे, कमेटी डलवाते थे, वो 5 करोड़ लेके भाग गए इसीलिए डर लगता है। क्योंकि वो लीगल नहीं थी। तो भैया सबके पास नंबर 2 का पैसा समझते हो ना, रिश्वत का पैसा। अब रिश्वत का पैसा बैंक में डाल नहीं सकते, तो लोग क्या करते हैं, वो कमेटी खेला करते थे। किसी ने 50 लाख की कमेटी खेला करते थे, वो थोड़ा पॉलिटिकली सब इन्वॉल्व होता था। अब क्या क्या, सबने 50 लाख रुपए डाले, 10 जनों ने कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 5 करोड़ इकट्ठे हो गए। तो कुछ महीने तो चली कमेटी। जब नंबर उनका आया कि भाई इस बार 5 करोड़ का अमाउंट कौन रखेगा, इसके घर पे रखेंगे, भाई किसके घर पे रखेंगे, 5 करोड़ का रिस्क है ना। उन्होंने सोचा कोई मेरे घर पे आकर डाका डाले, मैं ही डाका लेके निकल लेता हूं। तो जिस दिन 5 करोड़ रुपए उनके घर में आया है ना, राइट, उस दिन जिस दिन उनकी पर्ची निकली होगी 5 करोड़ की पर्ची आ गई 5 करोड़ की, लेके भाग गए। अब दिए कितने होंगे? 50 लाख, सारे के सारे लेके भाग गए, आज तक गायब। तो इलीगल में आप केस भी नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर कोई केस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कमेटी क्या थी? इलीगल। लेकिन आप ये कमेटी क्या कर रहे हो? लीगल। तो आप उसे क्या नाम दोगे सर? चिट फंड। तो वो जो फिर हेरा फेरी में लक्ष्मी चिट फंड दिखाते हैं ना, एक्चुअली वो चिट फंड नहीं होता। 21 दिन में पैसा डबल इज नॉट अ चिट फंड। चिट फंड कॉन्सेप्ट वो होता है जो मैंने तुम्हें बताया। तो आखिरी पॉइंट क्या निकल गया? सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं? फिक्स सम कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अमाउंट्स ऑफ कंट्रीब्यूट पेड टू द लक्की विनर, और लक्की ड्रॉ से उसका नाम निकलता है, लेकिन वो हर महीने लोन की तरफ उसमें डालते हैं। इसलिए चिट फंड इज सिमिलर टू वेजर बट नॉट वॉइड। तो ये लिखी बात, ट्रांजेक्शन रिजेंबल विद द वेजरिंग ट्रांजेक्शन बट आर वैलिड नॉट वॉइड। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो ये था आपका सेक्शन 30।